अगर आप रैंडमली किसी लड़की के कमेंट सेक्शन में जाके कुछ ऐसा वैसा वर्ड यूज कर दोगे, एक लिमिट भी तो है ना, हम दोनों की बॉडीज में बायोलॉजिकली एक लिमिट भी है। बस फॉलोअर्स गेन करने, अरे यार। बट मैक्सिमम लड़कियों का कंटेंट, भले वो देखो डांस कर रही है या कुछ और भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक्सपोजर हो जाता है, जिस वजह से शायद आई थिंक मेल जो भी फॉलोअर्स है वो इसके लिए फॉलो करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग। हमारी जात ऐसा ही। मैं ये समझूं कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो, तो वही चीज है, नॉट ऑल गर्ल्स। एक सोसाइटी में जब आप आते हो रहने के लिए, तो उनका एक ऑटोमेटिकली एक वर्किंग गर्ल के लिए एक जजमेंट होता है। उसमें आप मुझे एक टेक बताइए प्लीज। यार मैं आपको सोसाइटी की क्या बात करूं, जब मेरे रिश्तेदारों में मैंने कोई खुद ऐसी चीज फेस कर रखी है। तो मैं चाहूंगा कि आप ऑडियंस को ये भी रिवील करें कि आप एक कोलैब का कितना चार्ज करते हैं। लेकिन आपको इतनी इजीली भी बाटा के लिए कन्विंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई नो द ब्रांड्स। क्या ये हम समझे कि वो आपका टर्निंग पॉइंट था? लड़कों के पास वो फ्रीडम है। बीइंग अ गर्ल कंटेंट क्रिएटर कितना आपको मेंटली इफेक्ट करता है? उनको अच्छे नजरिए से देखा ही नहीं जाता, मुझे ऐसा लगता है। कितने टैटूज हैं आपके शरीर में? यार तो कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे एक साइकियाट्रिस्ट की नीड है? यार वो आप कभी रिलेशनशिप में आए हो? हाँ, मैं रिलेशनशिप्स में हूँ। तो कितना करियर को वो रिलेशनशिप इफेक्ट किया है? यार लेकिन ये चीज़ है, मैंने धोखे फीमेल फ्रेंडशिप्स में देखे हैं, मैंने जेलेसी फीमेल फ्रेंडशिप्स में देखी है, बिचिंग करना मैंने फीमेल फ्रेंडशिप्स में देखा है। कभी किसी ने आपको हैरेस किया है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त एपिसोड में। मैं हूं पंकज सुजीत बरुआ और आप देख रहे हैं ऑन एयर विद पंकज ओनली एट पैनुलस फिल्म कंपनी ऑन यूट्यूब चैनल। आज के हमारे जो गेस्ट है बहुत ही खास है, जिनकी इंस्टा प्रेजेंस ने 500,000 लोगों का दिल जीत लिया है। वो ऐसे क्रिएटर हैं जो ऑथेंटिसिटी को एक यूनिक ब्लेंड देती हैं। सो प्लीज वेलकम इन आवर शो रिदम सोनी जी का। वेलकम टू ऑन एयर विद पंकज। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। कैसे लग रहा है आपको? यार मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके, ये आपका पहला पॉडकास्ट है? फर्स्ट टाइम? यस। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं। तो पहला सवाल ही ऐसा होगा कि अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो तो किस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे? I'll say अगर एक वर्ड में करना हो तो मल्टीटास्कर, और अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हूँ तो समवन हु कांट सिट आइडल। आई रियली कांट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फ्री बैठी हूँ, किसी दिन अगर मैंने कुछ काम नहीं करा है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि शिट यार, मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं रही हूँ। भले मैं एक हफ्ते से बहुत बैक टू बैक काम कर रही होंगी, लेकिन वो एक दिन भी अगर मैंने खुद को छुट्टी दे दी ना कि यार, फिर मुझे ऐसा लगेगा कि अरे यार, मैंने कुछ काम करा ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। आप वर्कहॉलिक हो? एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत ज़्यादा। तो आप ये फील्ड में आए कैसे? तो यार टू बी ऑनेस्ट ना, मैंने कभी पहले से सोच नहीं रखा था कि आई वॉन्ट टू बी एन इन्फ्लुएंसर और आई वॉन्ट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, या मुझे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स गेन करने हैं, या यू नो आई लाइक जो भी है इन्फ्लुएंसर के अंडर में जितनी भी चीज़ें आती हैं, मैंने कभी सोची नहीं थी अपने लिए। वो मेरा कभी गोल था ही नहीं। मुझे बचपन से ना एक्टिंग, मॉडलिंग में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। यार कैमरा के सामने, मतलब मेरी बचपन की कहानियाँ भी ऐसी जो मुझे मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने बता रखी है कि एक बार कभी बाहर गए थे, मैं 1.5-2 साल की होंगी ना, 1.5-2 साल, मतलब बच्चे को जब चलना आ जाता है ना, वो खुद से चल लेता है, तब की बात मैं बता रही हूँ कि किसी के घर गए थे और वहाँ पे मैं जो ड्रेसिंग टेबल होता है ना, वहाँ पे चली गई। मैंने खुद से पाउडर लगा लिया और काजल लगा लिया, और सब लोग मुझे घर में ढूंढ रहे कि चीकू कहाँ चली गई। अच्छा, मेरे घर का नाम चीकू है। अच्छा, दैट्स योर पेट नेम? निकनेम, हाँ। तो तो सब लोग सोचे चीकू कहाँ चली गई। एंड आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मेकअप कर रही हूँ मैं, जिसको कोई नॉलेज नहीं है उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि मुझे हमेशा से कैमरा के सामने रहना बहुत पसंद रहा है। मैंने शुरू करा था, अगर प्रोफेशन वाइज मैं आपको बताऊं तो स्कूलिंग मैंने जब खत्म करी, तब उसके बाद ही मेरा गोल था कि मुझे मुंबई आना है। एंड आई वाज वेरी फोकस्ड। अच्छा, आप मुंबई से नहीं हो? नहीं, मैं कहाँ से हो आप? बेसिकली मैं कोटा, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। ओके, वो तो बहुत एजुकेशन का हब है। हाँ, पर मैं कोटा में पली बड़ी नहीं हूँ। ओके। मेरी पैदाइश ही कोटा की है, लेकिन मैंने पूरा अपना स्कूलिंग जामनगर से कर रखा है, जामनगर गुजरात से। फाइनली जामनगर इज वेरी फेमस नाउ, थैंक यू अंबानी जी को, कि अब मुझे जामनगर को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा मैप पे कि कहाँ आता है। अंबानी जी ने बहुत अच्छी तरह, बहुत ज्यादा, रिहाना, जस्टिन बीबर, कितने लोगों को बुला लिया, सब आ गए वहाँ पे। अमेजिंग। तो मेरी जामनगर से स्कूलिंग हुई है। कॉलेज मैंने फैशन डिजाइनिंग सबसे पहले मैंने करा,
फैशन डिज़ाइनिंग भी मुझे करना मुंबई से था, बट फैमिली सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरीके से थे कि मुझे फाइनेंशियली उस टाइम पे इतनी फ्रीडम नहीं मिली कि मैं डायरेक्टली एक छोटे से शहर से आउट ऑफ नोवेयर एकदम से मुंबई आके सेटल भी हो जाऊँ, काम भी कर लूँ, कॉलेज भी कर लूँ। तो वो सारी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही थी घर की तरफ से। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, थोड़ा घर के पास में कोई शहर में जाके कर लेते। तो पापा मम्मी से बात हुई और फिर हमने गांधीनगर डिसाइड करा। तो गांधीनगर से मैंने तो वहाँ पे फैशन डिजाइनिंग होता है? हाँ, NIFT है, NID है, INFD है, तो मैंने INFD से कर रखा है। तो आपने सिर्फ फैशन डिजाइनिंग किया या नहीं? तो यहाँ से तो जर्नी शुरू हुई है। यहाँ अच्छा। तो मैंने फिगर आउट करना शुरू करा कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ। अच्छा। तो इंटरेस्ट मुझे हमेशा से क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा रहा है। मैं वो बच्ची नहीं रही हूँ जो किताब लेके बैठी रही और उसको पढ़ना है। मतलब मुझे लगता है कि मेरा फोकस लेवल उस चीज़ में ज़्यादा नहीं रहा है कि मैं कंटिन्यूसली 4-5 घंटे पढ़ लूँगी। मैं नहीं रही हूँ वैसी स्टूडेंट। मैंने अपने आप को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करा है कि नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ अपना जैम है, अपन को वो सब चीज़ें करनी है। भले स्पोर्ट्स हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, राइटिंग हो, डिबेट कॉम्पिटिशन हो, सारी चीज़ें। आई विल पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग। दैट इज द रीजन यू आर मल्टीटास्कर। यस, आप ऐसा बोल सकते हो। तो मुझे लग रहा है वो बचपन से मैं थोड़ा सा ट्रेन करने लग गई थी खुद को कि बड़े होके यही करना है तो अभी से कर ले। अच्छा। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग शुरू करी, बट मैं सोच रही थी कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन कर लूँगी, बट 6 months के बाद ही आई रियलाइज कि नहीं हो पाएगा। पता नहीं क्यों, एक वो अंदर से फीलिंग आती है ना, आप कोई काम करते करते उसको इतना एंजॉय करते हो कि आप बोल सकते हो कि यार ये तो मैं पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। पर वो चीज़ आपको वो किक नहीं मिली। एग्जैक्टली वो किक मुझे फैशन डिजाइनिंग में नहीं मिला। मे भी शायद इस वजह से क्योंकि मैं स्केचिंग में इतनी अच्छी नहीं रही हूँ। मैं पेंटिंग ज़्यादा करती हूँ, मेरा वो एकदम फिनिशिंग के साथ ना आईज ड्रॉ करना, आउटफिट्स ड्रॉ करना, वो शायद मुझसे हो नहीं पाया। तो मे भी शायद इस वजह से मुझे फील हुआ कि यार ये मैं पूरी लाइफ नहीं कर पाऊंगी। मे भी शायद डिसइंटरेस्ट हो गया उसमें। हाँ, 6 महीने बाद ही मैंने घर पे बोल दिया कि पापा नहीं हो पाएगा। थैंक यू पापा, सॉरी आपने इधर फीस जमा करवाई है लेकिन ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे लिमिट नहीं करा कि नहीं तुझे यही करना है या तुझे यही करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि दे वर सपोर्टिव, बट दे वर लाइक कि अगर तुझे लगता है तू कर सकती है तो तू कर। पर ऐसा नहीं कि आउट ऑफ नोवेयर अच्छा मॉडलिंग करिए, अरे कर 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 तू बहुत, ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा इट्स ऑल अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अबाउट द एफर्ट्स यू आर विलिंग टू पुट इन। कि देखो, एक लड़की जो स्पेशली एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, फर्स्ट चीज़, दूसरी चीज़ उसका लड़की होना, तीसरा चीज़ उसका एक नैरो माइंडेड फैमिली से बिलोंग करना। मैं मारवाड़ी हूँ, हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे एक ज़माना भी था और अभी भी शायद आप गांव में जाओगे तो आप देखोगे मेरी एज की लड़कियों के ना 1-1, 2-2 बच्चे हैं। एग्जैक्टली। उन्होंने बहुत अर्ली एज में शादी कर ली या उनकी करवा दी गई है। तो थैंकफुली इस चीज़ के लिए तो मैं सिर्फ मेरे पापा को थैंक यू बोलती हूँ कि वो उस चीज़ से, उस एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के उन्होंने अपनी पूरी लाइफ खुद बनाई है। तो ही अंडरस्टैंड्स दिस वेरी मच, और वो अच्छे से उस चीज़ को समझते हैं कि एक इंसान के लिए अपना पाथ खुद से चूज़ करना ना बहुत ज़रूरी है। फैशन डिज़ाइनिंग करी, नहीं हो पाई, मन नहीं लग रहा था मेरा उस चीज़ में। तो मैंने बोला पापा कुछ और करना पड़ेगा। तो पापा बोले अच्छा ठीक है, क्या करेगी? मैंने बोला सोचना पड़ेगा। तो बोले सोच। उस टाइम पे मैंने लेकिन मॉडलिंग शुरू कर दी थी फैशन डिजाइनिंग करने के साथ, क्योंकि वो हैंड टू हैंड है। एग्जैक्टली। मुझे मतलब मैं हमारे फैशन डिजाइनिंग में ऐसा कुछ नहीं रहता था कि यू हैव टू वेयर अ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म। ओके, ठीक है, तो हम लोग रोज अपने आप को स्टाइल करके भी जाते थे। मतलब मैं डिजाइन नहीं कर सकती, मैं किसी डिजाइनर का कपड़ा पहन। एग्जैक्टली। तो बस तो मैं रोज ड्रेसअप भी जरूर खेलती थी और मैं फोटोज क्लिक करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने लग गई थी। और धीरे धीरे मैंने देखा कि ओह फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मतलब मैं कुछ अच्छा डाल रही हूँ, लोगों को अच्छा लग रहा है। अच्छा, तभी से आप इंस्टाग्राम में थे? हाँ, तब मैंने स्कूल के बाद इंस्टाग्राम चालू करा है। ये कब की बात होगी यार? आई थिंक 17-18। ओके, तब से आप इंस्टाग्राम में? 17-18 या 18-19 की बात है ये। तब मैंने इंस्टाग्राम चालू करा था। मेरे घर पे अलाउड नहीं था यार। पापा को ये चीज़ पसंद नहीं थी। एक तरीके से कह सकते हो कि नहीं, जब बच्चा छोटा है ना तो उसको उन सब चीज़ों में रहने दो जो उसके ग्रोथ को ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करती हो। बिकॉज सोशल मीडिया पे आपके पास पावर नहीं कि आप क्या कंज्यूम कर सकते हो। यू कैन सी एनीथिंग। और आज के टाइम में तो हम कितना देखते ना, न्यूज़ से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड, इट्स सो ईजी। तो अगर आप एक बच्चे को चीज़ दे दोगे तो नेगेटिवली उसको कितना इम्पैक्ट कर सकती है वो चीज़ें। तो मेरे घर पे अलाउड नहीं था। मेरे घर पे सीधा सीधा बोल देते 12th के बोर्ड्स खत्म होंगे, मैं बना के दे दूंगा अकाउंट, उससे पहले नहीं करना है।
तो मैंने बोला ठीक है, अब इतना आप बोल ही रहे हो तो मैं मान लेती हूँ ये बात को। ओके। उसके बाद देन आई डिसाइडेड कि आई लव वर्किंग ऑन फील्ड, मुझे फील्ड वर्क ज़्यादा पसंद है, आई कांट डू डेस्क जॉब, इसलिए मैंने आज तक कभी जॉब करी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं उस लायक भी हूँ कि मैं जॉब कर पाऊँ। ओके। मुझे नहीं लगता कि मैं वो एक शेड्यूल में खुद को बांध के रख पाऊंगी। इवेंट्स का फील्ड उस टाइम पे मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके। हाँ जी, तो मैं ढूंढ रही थी कि मैं और क्या कर सकती हूँ क्रिएटिव फील्ड्स में, मैं और क्या कर सकती हूँ। देन आई फाउंड अबाउट इवेंट मैनेजमेंट। कौन से इंस्टीट्यूट से किया था आपने? NIMD अहमदाबाद में है। अच्छा। तो मैंने NIM से किया था, बाय द वे मैंने भी कोर्स किया है। NIM से? ओ Yes, मुंबई yes, yes. या विलेपाले से? ओ जी, नाइस जी, नाइस जी। नाइस। हाँ, NIM और NIMD वालों का चलता रहता है कौन से कॉलेज की ज्यादा इवेंट्स हो रहे हैं, सब चीजें हो रही। Correct. तो मैंने पापा को बोला कि देखो, पापा ने मुझे बोलते थे कि तू एक ग्रेजुएशन कोर्स तो कर ही ले, कि बैकअप प्लान तो लाइफ में हमेशा होना चाहिए, BBA कर लो। मैंने बोला ठीक है, मेरे को कोई लोड नहीं है। तो Okay. BBA के साथ साथ में मुझे इवेंट्स का पूरा कोर्स मिल रहा था, तो आई वाज लाइक कि चलो पापा में भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, क्या दिक्कत है इस चीज़ में। और सबकी रजामंदी भी है, कोई किसी को ना नहीं बोल रहा है, कोई किसी को नहीं बोल रहा है कि क्यों कर रहे हो, क्यों करना है, हाँ है सबकी। तो मैंने बोला चलो ये कर लेते हैं। तो 3 साल मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और उसके बाद में फिर शायद मैं अहमदाबाद से भी हो गया था मेरा कि बस अब रह लिया इस शहर में, अब मुझे नया शहर चाहिए, क्योंकि मैं बचपन से शहर घूमती आई हूँ। पापा का जो जॉब प्रोफाइल था उसमें उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, हर 2 साल में 3 साल में शिफ्टिंग होती थी। तो इस चीज़ के लिए यूज टू नहीं थे कि अरे मेरे जो फ्रेंड्स है वो परमानेंट है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स है, क्योंकि मैं तो पूरी ज़िंदगी शहर में रहूँगी। हर शहर में जाते ही नई क्लास, नया स्कूल, नए दोस्त बनाने पड़ रहे हैं, वापस अपने आप को बार बार आपको प्रूव करना पड़ रहा है कि रिदम कौन है, पहले तो आप वो बताओ, और रिदम क्यों है वो आपको बताना पड़ेगा। तब आपके दोस्त बनेंगे, तब शायद टीचर्स के साथ आपका अच्छा रैपो बनेगा, तब शायद आपको स्कूल में लोग जानेंगे। तो अहमदाबाद में मुझे 4-5 साल हो गए थे, लाइक कि हो गया, अब मुझे नया शहर चाहिए, मुझे नए लोग चाहिए, मुझे नया काम चाहिए। तो तब मैं आई थी मुंबई। ओके। और तब मैंने करा था थिएटर्स, क्योंकि कौन से थिएटर्स ज्वाइन किया था? रंगशीला ग्रुप ऑफ थिएटर्स, Okay. ओशीवारा में था। अभी आई थिंक उन लोगों ने नया इंस्टीट्यूट कहीं और चालू कर लिया है। ओके। तो जब मैं कर रही थी, आज से 3.5-4 साल पुरानी बात है ये। ओके, लॉकडाउन के बाद? हाँ, लॉकडाउन के बाद। ओके। तो मैंने अहमदाबाद छोड़ दिया था, मैं घर आ गई थी, पापा मम्मी के पास ही रही थी मैं। तब पापा मम्मी गांधीधाम रह रहे थे। Okay. तो मैं घर पे रही थी, मैंने बोला कुछ थोड़ा टाइम घर पे रहती हूँ, देन आई डिसाइड कि मुझे कहाँ जाना है। फिर फाइनली मुंबई, जो मेरा स्कूल से था कि मुझे मुंबई ही जाना है, वो फाइनली टाइम आ गया था मेरा कि अब मैं मुंबई जा रही हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैंने इतने साल प्रूव भी तो कर दिया है ना। मैंने मॉडलिंग भी कर ली, मैं इन्फ्लुएंसर भी बन गई थी, मैं इवेंट्स भी कर रही थी, आई वाज अर्निंग। अच्छा, मतलब ये वो फेज है जब आप सब बन चुके हो, नाउ यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स। अब जो मुझे करना था हमेशा से, एक्टिंग में आना था, अब मैं फाइनली वो कर पा रही हूँ। ओके। तो अब मुझे घर वालों का भी फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिल रहा है, हर तरीके से। तो मैंने बोला कि चलो अब शायद वो आसमान में तारे जुड़ गए हैं कि रिदम का मुंबई जाने का टाइम आ गया है। तो मैं मुंबई आई थी, तब मैंने थिएटर्स का कोर्स करा था फिर अपना। तो इस तरीके से जर्नी रही है मेरी प्रोफेशनली। अब जब आप इन्फ्लुएंस बन गए थे, इन्फ्लुएंसर, तो अर्ली इंस्पिरेशन क्या था आपके लिए? मतलब वो इन्फ्लुएंसर बनना है मुझे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बनते तो एक अलग स्टैंडर्ड आ जाता ना। तो आपने एक्टिंग चुना, हाँ। बट आप पहले इन्फ्लुएंसर बन चुके थे। हाँ। तो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए अर्ली इंस्पिरेशन क्या थी आपकी? यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं ना इंस्पिरेशन, मुझे लगता नहीं मैंने लाइफ में आज तक इंस्पिरेशन कोई एक पर्टिकुलर इंसान से ही ली है। ओके। या मुझे सिर्फ एक ही इंसान है मेरे जीवन में जिसने मुझे इंस्पायर करा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, आप भी मुझे अपना कोई किस्सा बताओगे तो मैं उससे भी कुछ ना कुछ सीखने वाली हूँ। मतलब आप किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते हो। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि अगर मेरा छोटा वर्जन, मेरा यंगर सेल्फ यहाँ बैठा होता तो वो ये कहता कि मेरी इंस्पिरेशन मेरे पापा हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ खुद बनाई है। उन्होंने अपने करियर में अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करा है। वो बोलते हैं ना कि रिश्तेदार काम आए नहीं आए, दोस्त जरूर आते हैं। मेरे पापा ने दोस्त कमाए हैं। ओके। पूरी लाइफ उन्होंने इतने अच्छे दोस्त कमाए हैं कि आज उनके जाने के बाद में भी उनके दोस्त हैं जो मेरी मम्मी से हालचाल पूछते हैं। अच्छा, ही इज नो मोर? नहीं, उनको गए हुए 3 साढ़े 3 साल हो गए अब। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब लाइफ है, क्या कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने लाइफ में और कोई भी चीज़ इतने एक्सट्रीम पे फील करी है इस चीज़ के अलावा, पापा के जाने के अलावा, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है यार। करेक्ट हुआ। आप और ये चीज़ ना आप इमेजिन नहीं करते हो।
आपकी लाइफ में जब सब चीज़ें नॉर्मल चल रही होती है ना, तब आप इमेजिन नहीं करते हो यार अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा। आप अगर एक बार फेस कर लेते हो ना उस चीज़ को, तो उस चीज़ का डर आपके अंदर बैठ जाता है कि यार अब अगर वापस मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं कैसे उस चीज़ को आउटग्रो करूँगी, या मैं किस तरीके से उस चीज़ से मूव ऑन करूँगी। तो इंस्पिरेशन की अगर आप बात करो तो यंगर सेल्फ तो यही कहता कि पापा पापा पापा, बट धीरे धीरे लाइफ में ग्रो करते करते जब मैं अलग अलग काम करने लगी, जब मैं फैशन डिज़ाइनिंग में आई, जब मैं इवेंट्स में गई, जब मैंने मॉडलिंग करा, मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स करे, सारी चीज़ें करी, तब मैंने ना हर जगह पे इंस्पिरेशन देखा है। सबकी अपनी अपनी एक कहानी है यार, सब लोग के अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। आप वो चीज़ कंपेयर नहीं कर सकते कि यार मेरी लाइफ में तो मैंने ये देख लिया तो यही सबसे बड़ा शिट यही है जो मैंने देखा है। तुम्हारी लाइफ में हाँ ठीक है, सबके अपने अपनी लाइफ के बेनिफिट्स रहे हैं, सबके अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स रहे हैं। तो मुझे लगता है मैंने इंस्पिरेशन तो हर जगह देखा है और मैं अभी भी देख ही रही हूँ। तो वो चीज़ थी, मुझे बस पता था कि मुझे ये करना है, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज़ में। तो मैंने जितने लोगों को करते हुए देखा उनसे मैंने कुछ चीज़ें, एक क्रिएटर का नाम ले सकती हूँ मैं, मृणाल पंचाल, शी इज़ फ्रॉम सूरत। तो आई थिंक मुझे उनका कंटेंट सबसे पहले शायद हिट करा था। हाँ, कि यार बहुत फेमस पर्सनालिटी थे वो टिकटॉक में, मेकअप रील्स एंड ऑल। तो मेरे को बहुत फैंटेसाइज करी वो चीज़ कि आप बात करते करते मेकअप कर रहे हो, फिर आप मेकअप के ट्रांजिशन कर रहे हो। तो आई थिंक वहाँ से भी मुझे थोड़ा सा एक किक मिला कि नहीं यार लेट्स ट्राई दिस। तो वहाँ से भी उस चीज़ का मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला था। तो जैसे आप इन्फ्लुएंसर बन गए थे तो आपका कौन सा ऐसा कंटेंट है जो बहुत वायरल हो गया था? यार मेरा कंटेंट इट्स मोस्टली अराउंड फैशन, इट्स और एल्स इट वुड बी अराउंड ट्रैवलिंग। तो फैशन से रिलेटेड ही वीडियोस मेरी वायरल गई हैं। स्टार्टिंग में भी टिकटॉक पे भी मेरी कुछ वीडियोस वायरल गई थी, तब जाके मेरे एकदम से फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे टिकटॉक किया था। हाँ जी। कितने फॉलोअर्स थे आपके टिकटॉक? मेरे 2-2.5 लाख फॉलोअर्स थे। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर लेकिन 2 से 2.5 लाख के बीच में थे। ओके, तो आप क्लाउड 9 पे महसूस करते, फीलिंग क्या थी वो 2-2.5 लाख फॉलोअर्स के साथ? यार मजा तो तब आता था ना जब पापा मम्मी बोलते थे यार ये वीडियो तूने बड़ी अच्छी बनाई है। अपना तो क्या है, देखो अपन अपने आप को देख रहे हैं ना, कोई चीज़ नहीं करते हुए तो अपन खुश होता ही है। कोई भी इंसान, मैं आज कोई भी एक नई चीज़ करने जाऊंगी ना, तो भले ही वो अच्छा हो या नहीं हो, पर मुझे इस चीज़ की खुशी होगी कि मैंने करा तो है। जैसे मुझे पॉडकास्ट करने की खुशी हो रही है, मुझे नहीं पता कि लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी, रिलेट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मुझे बढ़िया लग रहा है ना। मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में, आप जो भी आप मुझसे पूछ रहे हो, जो जानना चाह रहे हो, तो वही चीज़ है। बट जब मेरे पापा मम्मी ने, मेरे भाई ने, या मेरे आसपास के मेरे दोस्तों ने मुझे बोलना शुरू करा कि अरे वाह रिदम तो वीडियोस बना रही है, बढ़िया अच्छी लग रही है वीडियो, ये अच्छा करा है, अच्छा करा है, तो मुझे लगा कि अच्छा चलो कर रही हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो कर रही हूँ मैं, कुछ कर लूँगी। तो उस तरीके से रहा है वो चीज़। बीइंग अ गर्ल बहुत डिफिकल्ट होता है अपना पर्सनल लाइफ और पब्लिक इमेज जो होता है उसको बैलेंस करना। आप कैसे करते हो? स्ट्रगल तो है, yes. मतलब है, मैं झूठ नहीं कहूँगी कि अरे इट्स ऑल हैप्पी लाइफ एंड ऑल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सोशल मीडिया पे ना आज के टाइम में ना लोगों को बहुत फ्रीडम मिल गई है, दैट दे कैन से एनीथिंग टू एनीवन। आप कमेंट सेक्शन में जाओ, किसी के भी, कोई भी लड़की का कमेंट सेक्शन उठा लो, एक इंसान 10 इंसान, डिपेंड्स कि उनको कितने कमेंट आ रहे हैं, कितने फॉलोअर्स है, उस हिसाब से होगा ही होगा जो आड़ी टेढ़ी चीज़ लिख रहा होगा। क्यों लिख रहा है उसको भी नहीं मालूम है। क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को, कीबोर्ड वॉरियर्स। उनकी लाइफ में ही सिर्फ ये एक चीज़ है कि आज इस इंसान की वीडियो देख ली है, अच्छा ये मेरे सोसाइटल जो मेरे को सिखाया गया ना बड़े होते होते, जो मैंने सुना है उस हिसाब से तो नहीं है भाई, ये वीडियो लिख देता हूँ, जो मन कर रहा है लिख देता हूँ। तो टफ है कभी कभी वो चीज़ें आपको, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते हो वो डेफिनेटली आपकी पर्सनल लाइफ में आपको इफ़ेक्ट करती है, मेंटली भी करती है। मतलब कितने हद तक करती है यार, वो तो इंसान की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है देखो, और इस चीज़ पे कि इंसान के आसपास में कितने उसको सच्चा दिल से प्यार करने वाले लोग हैं। मतलब अगर आज मैं बोलूँ कि मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, ठीक है, और कोई भी नहीं हो, तो मेरे लिए उस चीज़ को अपने ऊपर लेना ना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि मेरे पास कोई बात करने के लिए होगा ही नहीं। अब बात करने के लिए नहीं होगा तो मेरे अंदर पाइलअप होता रहेगा, अंदर पाइलअप होता रहेगा, तो वो मुझे एक पॉइंट तक आके वो मेंटली इफेक्ट करेगा। मेंटली इफेक्ट जब ज़्यादा करेगा तो वो शरीर पे भी असर करेगा। तो आपकी अगर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है ना कि अरे मेरे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जिसको जो बोलना है बोले, तो आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर आपको थोड़ा फ़र्क पड़ता है ना, तो वो 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, लेकिन
30th डे पे एक बार आपको लगेगा कि यार इसने मुझे ऐसा क्यों बोला है, क्यों उसने मेरे लिए ऐसा सोचा, या क्यों उसके मन में ये चीज़ आई कि वो मुझे बोले। तो मुझे लगता है कि वो बैलेंस मुझसे ज़्यादा ना मेरे आसपास के लोगों ने मेरे लिए करा है। जब मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि अरे तू मत सोचा कर इतना, क्योंकि देख लोग तो हर किसी को कहते हैं, कहने वाले कहेंगे। तुम कितना अच्छा भी काम कर लो ना, लोग अगर उनका नज़रिया नेगेटिव कोई चीज़ ढूंढने का होगा ना तो वो ढूंढेंगे, उनको तुम नहीं बदल सकते हो ना तुमने ठेका ले रखा कि तुम उनकी सोच बदलोगे। वो तो उनकी अपब्रिंगिंग, उनके परिवार वालों का, उनके आसपास के लोग ही कर सकते हैं। तो कभी कभी पापा बोल देते थे कि अरे नहीं सोचा कर, इतना नहीं देखते, क्योंकि यार अगर आप रैंडमली किसी लड़की के कमेंट सेक्शन में जाके कुछ ऐसा वैसा वर्ड यूज़ कर दोगे तो वो कोई भी लड़की को इफेक्ट करता। तो आपको इफेक्ट पड़ता था? एक एक कमेंट आप पढ़ते थे? मैं तो कमेंट्स आज भी पढ़ती हूँ। Okay. मेरा ऐसा सारे कमेंट्स पढ़ते हो? मोस्टली पोस्ट पे मैं पढ़ती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि 6 साल पहले मुझे जितना इफेक्ट करता था उतना मुझे आज नहीं करता है। आप उतने मूव ऑन हो चुके हो एक्चुअली? आराम से। क्या ये सुन के आप पढ़ते हो कमेंट्स तो लोग तो कमेंट करना शुरू कर देंगे? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो जब मैंने शुरू करा था ना पिक्चर्स पोस्ट करना और अपने शूट्स के पिक्चर्स डालना, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी लोग देख के कि अहमदाबाद में ये एक लड़की है जो मॉडलिंग भी कर रही है तो वी कैन रीच आउट टू हर, तो मुझे काम मिलने लग गया था फिर। तो मैं उसके भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती थी, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स आते थे उनको भी पोस्ट करती थी इंस्टाग्राम पे। तो कमेंट तो आएंगे, जो मेरे अपने लोग हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि अरे यार रिदम इस ब्रांड के लिए शूट कर रही है, इस ब्रांड के लिए शूट कर रही है। क्योंकि उन लोगों ने भी एकदम से, अगर मेरे सर्कल में कोई आउट ऑफ नोवेयर कोई एक इंसान इंस्टाग्राम पे कुछ बढ़िया करने लग जाएगा तो मैं भी खुश होंगी कि यार वाह यार तूने ये काम भी कर लिया, ये काम भी कर लिया। तो वो उन लोग के लिए खुशी की चीज़ है। जो लोग मुझे जानते ही नहीं है, जो पहचानते ही नहीं है, वो लोग के दिमाग में एक थर्ड पर्सपेक्टिव है जो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आता है। दे डोंट नो मी पर्सनली। तो वो जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो उस हिसाब से मुझे परसीव करने वाले, उस हिसाब से कमेंट करने वाले। और अगर उस चीज़ का मैं बार बार बुरा लगाती रहूँगी तो यार मैंने तो मेरी लाइफ की पूरी A to Z सारी चीज़ें उनको दे दी है कि तुम ही बताओ कि फिर मैं क्या करूँ, क्योंकि वो पावर तो आप नहीं दे सकते। तो कौन सा कमेंट था जो आपको बहुत इफेक्ट करता था? मुझे नहीं लगता कि वो वर्ड मैं यूज़ कर सकती हूँ। ओके। बट और मुझे नहीं लगता कि वो मैं सिर्फ अकेली लड़की हूँ जिसने वो चीज़ को एक्सपीरियंस करा है। आज के टाइम में जितनी लड़कियाँ सोशल मीडिया पे है उसमें से 90 to 95% लड़कियों ने इन इंडिया आउट ऑफ इंडिया वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रखी है। एंड दैट्स द वर्स्ट पार्ट। क्योंकि मुझे लगता है बीइंग अ गर्ल, अगर किसी लड़के ने शर्टलेस पिक्चर डाली हो तो मैं उसके कमेंट सेक्शन में कुछ फालतू लिखूंगी और कोई लड़का भी नहीं लिखेगा। आप देखना लोग बोलेंगे अरे वाह भाई क्या बॉडी बना ली है तुमने, तो वर्कआउट कर रहे हो, लग रहा है जिम जा रहे हो। बट जहाँ लड़की ने अपनी बॉडी को फ्लेक्स करना शुरू कर दिया कि यार मैं भी वर्कआउट कर रही हूँ, वहाँ पे लोगों क्या आएंगे, हाँ बस फॉलोअर्स गेन करने। अरे यार आपका नजरिया ही गलत है। आप देखिए उस चीज को वैसे रहे हो तो आप समझोगे भी उस चीज को वैसे। तो वही चीज मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यस मुझे लगता है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को लगता है, आप भी बताओ इसमें टेक क्या है। मेरा ऐसा सोच नहीं है, बट जनरली बहुत लोगों से बात करते हैं ना, अरे यार ये लड़की लोग को बहुत अच्छा फॉलोअर्स मिल जाते हैं, यू नो फॉर व्हाट रीजंस। तो और कुछ लड़कियां ये कंटेंट बनाती भी हैं, तो शायद उनकी वजह से सब लड़कियों के लिए एक सोच हमारे तरफ से बन जाती है या ऑडियंस की बन जाती है। तो आपको क्या लगता है कि रियली गर्ल्स क्या वो चीजों की वजह से उनको फॉलोअर्स मिल जाता है? इसका दैट इज इजी टू गेन। मैं अगर आपको इसका डायरेक्ट जवाब नहीं दूं तो चलेगा? मैं आपको जवाब देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। आजकल के टाइम में एक मुद्दा ना बहुत चल रहा है एलिमनी का। हाँ, ठीक है, करेक्ट। तो अगर आप देखो तो डाउरी हम सदियों से लेते आए हैं जो कि इलीगल है। एलिमनी तो लॉज में भी लिखा हुआ है कि लीगल है, और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एलिमनी देने के लिए सिर्फ जो हस्बैंड है वही उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। क्या आपको अगर लॉ आप पढ़ोगे तो उसमें ये चीज लिखी हुई है कि एलिमनी वो इंसान दूसरे पार्टनर को देगा जो ज्यादा उस मैरिज में फाइनेंशियली स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब अच्छा फीमेल साइड भी दे सकते हैं। फीमेल साइड अगर मुझे ये नहीं पता मेल था। से ज्यादा स्ट्रांग है फाइनेंशियली, Okay. और मेल उतना स्ट्रांग नहीं है, तो और अगर वो शादी उनको इफेक्ट कर रही है एंड दे आर टेकिंग अ डिवोर्स, तो द फीमेल विल पे द एलिमनी। कहीं नहीं लिखा यार कि सिर्फ हस्बैंड को पे करना है। वही तो मैं बात बता रही हूँ ना। अच्छा अभी जो आपने मुझे पूछा कि फीमेल्स के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ लोग हैं जो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, और
आप देखोगे उनको लोग फॉलो भी कर रहे हैं, करेक्ट, उनको व्यूज भी मिल रहे हैं। करेक्ट, क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आप देखना चाह रहे हो ना। यस यस, उस इंसान ने अगर एक रील बनाई होती और अगर आपने नहीं देखी होती, वो चली नहीं होती रील, तो क्या वो वापस इंसान बनाता सेम कंटेंट? नहीं बनाता, क्योंकि उसको ही पता है उसको पैसे नहीं मिलने वाले चीज करने के, या उसके पास कोई ब्रांड कोलैब नहीं आएगा, या उसके पास वो व्यूज नहीं आएंगे, तो वो इंसान वो बनाएगा ही क्यों? अगर कोई इंसान है जो वो कंटेंट बना रहा है और अगर आप उसको उस कंटेंट पे रिवॉर्ड दे रहे हो, आपका रिएक्शन है उस कंटेंट के प्रति, तो वो इंसान तो बनाएगा ही ना। बट मैक्सिमम लड़कियों का कंटेंट, भले वो देखो डांस कर रही है या कुछ और भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक्सपोजर हो जाता है, जिस वजह से शायद आई थिंक मेल जो भी फॉलोअर्स है वो इसके लिए फॉलो करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग। तो इसमें आपका क्या टेक रहेगा? यार देखो, ये तो क्योंकि बीइंग अ फीमेल आई कैन आस्क यू ओनली। देखो, जो ऑडियंस है ना, जी हाँ, ये सब चीजें उन पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है यार, लड़के भी डांस वीडियोस बना रहे हैं, लड़के भी शॉर्टलेस वीडियोस बना रहे हैं। यहाँ पे ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि सिर्फ लड़कियां वो चीज कर रही है। करेक्ट। पर लड़कियों पे ही क्यों उठाई जा रही है उंगली, मुझे बताइए। समाज ही हमारी ऐसा है, तो वही तो बात है ना, वो नजरिए की बात है। जी हाँ, यहाँ पे सारी चीजें नजरिए की बात है, और आप उस चीज पे रिएक्ट कैसे कर रहे हो। आपका नजरिया ये कहता है तो आप उस तरीके से रिएक्ट करोगे, आपका नजरिया ये कहता है तो आप उस तरीके से रिएक्ट करोगे। मेरी फीमेल फ्रेंड्स जो इसी फील्ड में है मेरे साथ में, हम लोग के बीच में भी अक्सर ये टॉपिक आता है कि यार बीइंग अ गर्ल वी हैव नेवर कमेंटेड एनी शिट किसी मेल प्रोफाइल पे जाके, कोई भी हो, वो बंदे ने शर्ट पहन के वीडियो डाल रखी हो, बिना शर्ट के डाल रखी हो, जिम की वीडियो हो, कुक करते हुए वीडियो हो, या वो अपने कोई प्रोफेशन से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, कोई भी चीज़ A to Z, हम लड़कियों ने तो कभी जाके कमेंट नहीं करा है आपके प्रोफाइल पे कि अरे तो ये कर रहे हैं, देखो फॉलोअर्स के लिए क्या क्या कर। अरे आप कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप कर रहे हो, आपने बॉडी बनाई, आप फ्लेक्स कर रहे हो, भाई क्यों नहीं करेगा? एक इंसान अगर अपने आप को पूरे शेड्यूल में रख रहा है, पूरे डाइट वाइट के साथ में ट्रेनिंग ले रहा है, तपस्या है बॉडी बनाना, तपस्या है, एग्जैक्टली, आप वो चीज कर रहे हो, आप फ्लेक्स कर रहे हो, क्या दिक्कत है? अगर एक लड़की के पास में अच्छा फिगर है, उसने उस हिसाब से अगर आउटफिट पहन लिया, तो लोगों को क्यों उस चीज में दिक्कत हो रही है? क्या वो किसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है? क्या वो किसी और को आके बोल रही है कि नहीं तुम गलत चीज करो? नहीं बोल रहे हैं ना, हम अपने लिए वो चीज कर रहे हैं। अरे भाई, और आप मैं बताऊं, आप कितनी भी लड़कियों से पूछ लोगे ना, ज्यादा से ज्यादा लड़कियां यही बोलेंगी कि हम तो अपने लिए ड्रेसअप करते हैं। वी डोंट इवन ड्रेसअप फॉर आवर बॉयफ्रेंड्स और हस्बैंड्स। भाई हम पहले ड्रेसअप अपने लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ना बहुत सारी चीजें कही जाती है, यार ये तो ज्यादा काली है, इसकी शादी कैसे होगी? करेक्ट, ठीक है, यार इसके चेहरे पे तो देखो कितने दाग हैं, कुछ करवाओ, लेप वेप लगाओ घर पे, हल्दी वल्दी का बना के, ठीक है। अरे इसको बोलो ज्यादा जोर जोर से बात नहीं करे, कोई बात नहीं करना चाहेगा इससे। इसको बोलो पब्लिकली ज्यादा हंसे वैसे नहीं, तो लोगों को लगेगा कि हिंट दे रही है। तो हम लड़कियां भी ना इन सब चीजों के बीच में पले बड़े होते हैं। और अब जब मुझे लगता है कि हर लड़की अपनी फ्रीडम के लिए फाइट कर रही है ना, तब लड़कियों को एक्चुअली में जो मन करेगा ना वो करेंगी। वो अब वो फेज आ गया है। आपने अगर धीरे धीरे एक वो दिया होता ना कि नहीं यार लड़कियां भी अपने मन का करियर चूज कर सकती हैं, अगर वो अपने बॉयफ्रेंड से या अपने हस्बैंड से ज़्यादा कमा रही है तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अगर एक लड़की विलिंगली चूज कर रही है कि उसको होम मेकर बनना है तो उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। मतलब अगर आपने चॉइसेस पे एक फ्रीडम दी होती ना लड़कियों को हमेशा से, तो मुझे लगता ही नहीं है कि आज हमारी सोसाइटी ऐसी होती भी। हमने कभी वो लड़कियों को फ्रीडम ही नहीं दी है, हमने फ्रीडम छीनी है। गाड़ी नहीं सिखाएंगे, बाहर घूमने चली जाएगी, बहुत सारी चीजें। यार ऐसे तो मैं बात करने लगूंगी तो बच्चे से लेकर अभी बड़े होते होते मैंने कितनी चीजें। टॉपिक एक्चुअली हमारे फेमिनिस्ट में जा रहा है ज़्यादा। हाँ, तो उस चीज को बदल देते हैं। तो yes. मुझे लगता है कि अगर आप क्रिएटर हो तो whatever works for your profile. So what you feel basically, ऐसे कमेंट्स को आप इग्नोर ही करते हो अभी आज के टाइम में? हाँ, यस। एक टाइम था जब मुझे इफेक्ट करता था, इतना भी करता था कि मैं रो देती थी। और एक दो बार तो मैंने आई थिंक उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए मैं लाइव पे भी आके उस पर बात कर रही थी। बट देन आई वाज लाइक कि नो वन गिव्स अ फक अबाउट इट हाउ आई फील। ओके, मतलब व्हाई वुड एनीवन गिव अ फक? क्यों उनको लोगों के पास, मुझे ऐसा लगता है जिसने लोगों को हम मना करेंगे ना उतना वो और करेंगे। एग्जैक्टली
आप जितना उस चीज़ पे बात करोगे ना, लोग और उस चीज़ पे ना इंटरेस्टेड होते कि अरे अब तो बोलते ना कि वो उधर मत देखना, तो इंसान और उधर देखेगा कि अरे कहाँ किसकी बात कर रहे हो। करेक्ट। अच्छा उधर नहीं देखना था क्या, वो वही वाली चीज़ है। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा स्टॉक किया है हाँ। और आपका कंटेंट देख रहा हूँ, मगर कहीं आजकल बहुत सारी फीमेल कंटेंट क्रिएटर है जो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी वीडियोस डाल रही है, मगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो क्या मैं ये समझूं कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं सबसे पहले तो लोगों को ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया जो है ना वो आपकी लाइफ नहीं है। सोशल मीडिया आपकी लाइफ का एक हिस्सा है जो आपने खुद बनाया। पहली चीज़ तो ऐसा किसी ने तो फोर्स नहीं किया था कि अरे सोशल मीडिया नहीं होगा तो ज़िंदगी में कैसे जियोगे। आज सैफ अली खान सोशल मीडिया पे नहीं है गाइज, वो नहीं है। रणबीर कपूर भी नहीं है। रणबीर कपूर भी नहीं है, फिर भी जी रहे हैं ना अपनी लाइफ, फिर भी बढ़िया काम कर रहे हैं, हैप्पी फैमिली है, अपनी लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। तो सोशल मीडिया पहले तो है ना आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, वो पूरी लाइफ नहीं है। तो सोशल मीडिया पे आप देख के जज नहीं कर सकती कि यार ये इंसान तो ऐसा ही होगा। अगर आप वो जज करते हो तो वो आपका पर्सपेक्टिव उतना सही है फिर। बट आज का ऐसा जमाना आ चुका है कि वो सोशल मीडिया को से ही जज किया जा सकता है आपको, कि आप सोशल मीडिया में इतना एक्टिव हो, इतने फॉलोअर्स हैं आपके, तो ऑब्वियसली ये अच्छा ये करके फॉलोअर्स मिला। अच्छा ये तो और कुछ कंटेंट बना नहीं रही है। चीजें भी कितनी हो रही है ना आज के टाइम में। कितने सारे लोग हैं जो अलग से अलग मंदिर से फिसले जाते हैं ताकि वो वहाँ का कंटेंट बना के अपने प्रोफाइल पे डाल सके। हाँ, मेरे बहुत क्रिएटर्स को जानता हूँ मैं, वो तो काफी ऐसे स्पिरिचुअल लेकर जाती हैं और रील बनाती है वहाँ पे। पर मुझे देखो, अगर जैसे मान लो मैं आज वैष्णो देवी गई हूँ तो मैं वहाँ पे एक पिक्चर शायद क्लिक करवा लूँगी मेरी याद के लिए, और शायद मैं अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को भेज दूँ कि यार मैं आज वैष्णो देवी जाकर आई हूँ। बट मैंने उस चीज़ को मैं मेरी बात कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे किसी और के कंटेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं मेरी बात कर रही हूँ कि मैंने उस चीज़ को उस नज़रिए से कभी देखा नहीं कि यार मंदिर गई हूँ तो गाइज आई हैव टू मेक अ वीडियो। Why do I have to make a video? मतलब मैं वहाँ पे महादेव के सामने गई हूँ ये बताने के लिए कि महादेव थैंक यू, आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखी है, आपने मुझे गाइड करा है थ्रू आउट द लाइफ। जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं उन सब चीज़ों में आपने मेरे ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है। मैं वो चीज़ करने के लिए गई हूँ या सोशल मीडिया पे ये दिखाने के लिए गई हूँ कि अरे आज तो मैं महादेव जी से मिलकर आई हूँ उनके मंदिर में। दैट इज़ नॉट मी, वो मैं नहीं हूँ। मैं मंदिर जाती हूँ। तो आप वो प्रेफर नहीं करते हो वैसे? नहीं, वो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। तो इससे ये जज नहीं किया जा सकता कि आप स्पिरिचुअल नहीं? यार जज करने वाले तो जज करेंगे, लेकिन जो उनको जज करना है वो करते रहे। लेकिन मैं तो हूँ स्पिरिचुअल, मैं बहुत ज़्यादा हूँ। मेरे घर में है ना, मेरे पापा को पूजा पाठ करना है ना हमेशा से बहुत पसंद रहा है। कोई भी दिवाली से लेकर कोई भी त्योहार होगा वो प्रॉपर रिचुअल्स के साथ में मना जाएगा। मेरी मम्मी को भी वो शौक है, मेरा भाई भी भगवान में बहुत मानता है, मैं भी बहुत मानती हूँ। यार सोशल मीडिया पे यार अभी देखो आप, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा मंदिर जाने लगे तो उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग होगी, अरे यार मंदिर जा रहे हैं, क्यूट कपल एंड ऑल। जब तक नहीं जा रहे थे तब तक फैंस नहीं थे क्या उनके? थे ही ना। अनुष्का शर्मा के अपने फैंस थे, विराट कोहली के अपने फैंस थे। तो वो तो ये चीज़ है कि आप बस लोगों से कितना शेयर कर रहे हो। ये चीज़ मुझे लगता नहीं कि मुझे आज तक कभी जरूरत पड़ी कि मैं शेयर करूं। बट ऐसे कोई फैंस होंगे ना आपके, तो जाना चाहेंगे ये साइड भी आपका? भाई मैं तो देखो महादेव जी को बहुत मानती हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे बायो में भी लिखा हुआ है। मेरे पॉडकास्ट में पता चल गया आप लोगों को, जो भी इनके फैंस हैं, कि वो महादेव को बहुत मानती हैं। बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि अगर मैं भी बहुत मानता हूँ, मैं महादेव जी से रिलेटेड कोई एक चीज सुन भी लेती हूँ ना, कोई भजन वजन या कोई कहावत या कोई कहानी या सीरियल में, जैसे मैं अभी राधा कृष्ण जी भी देख रही हूँ तो उसमें भी जितना महादेव, पता नहीं क्यों मुझे लगता है मेरी आंखें बहुत जल्दी भर आती है। मैं मंदिर भी जाऊंगी, मैं मंदिर में 5-10 मिनट पे बैठ जाऊंगी ना तो मेरा गला भर जाएगा। मेरे को शायद इतनी पीसफुल फीलिंग है वो, बहुत ज्यादा इतनी पीसफुल फीलिंग है ना कि मेरे दिमाग में कोई सेकंड थॉट्स नहीं चल रहे थे। जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो भी मेरे दिमाग में कोई ना कोई काम वाम चल रहा होगा, आपके भी चल रहा होगा। लेकिन मैं मंदिर जाती हूँ, मैं या मंदिर नहीं भी जाऊँ, बट अगर मैं भगवान जी का कुछ सुन भी रही हूँ ना तो मैं सिर्फ प्रेजेंट में होती हूँ, मैं पास्ट फ्यूचर में नहीं होती हूँ। एंड दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। हम लोग इंसान जो है ना, हम लोग इतने बिजी ना अपनी लाइफ में, वो कर नहीं सकते कि हम सिर्फ प्रेजेंट में रहे। हाँ। हम लोग कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हैं, तो पास्ट में रहेंगे कि यार मैंने क्यों ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, यार मैं फ्यूचर में ऐसा होगा, कि यार वो कल शूट है मैं क्या करूंगी। प्रेजेंट में रहना मुझे लगता है आज के टाइम में बहुत ज्यादा टफ है। तो मैं प्रेजेंट में तब रहती हूँ जब मैं महादेव जी का कुछ सुन रही होती हूँ या कृष्ण जी का कुछ सुन रही होती हूँ। मैंने रिसेंटली कृष्णदास जी का अटेंड करा था, उनका मुंबई में हुआ था कुछ महीनों पहले। इट वॉज अ डिफरेंट ट्रांस। आप मतलब
आप वहाँ बैठे बैठे वैसे उनको सुनते सुनते कई अलग दुनिया में चले जाते हो, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उस चीज़ को कोई बीट नहीं कर सकता है। तो हाँ भाई, तो हर हर महादेव। ये स्पिरिचुअल भी है। हाँ जी। तो ऐसा कोई कंटेंट है जो ऑनलाइन में आप पोस्ट करते हो बट रियल लाइफ में आप वो नहीं हो, मतलब कि जो भी आप पोस्टिंग करते हो यार मैं कभी वो रियल लाइफ में जो हो वो आप पोस्ट नहीं करते हो? मुझे लगता नहीं मैं सोशल मीडिया पे कभी भी फेक हुई हूँ। ओके। जैसे लोग बोलते हैं ना कि ट्रेंड्स, मैं ट्रेंड्स आज तक फॉलो नहीं कर पाई यार, पता नहीं क्यों। और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं करना है, पर मैं कर ही नहीं पाती हूँ। अभी कोई एक गाना चल रहा होगा जिसपे हर क्रिएटर वीडियो बना रहा होगा, डांस रील, ट्रांजिशन रील, आउटफिट्स की रील, सब कर रहे होंगे, पता नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं फेक नहीं रह पाती हूँ। मुझे अगर जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही हो, अगर मैंने पोस्ट भी कर दी ना, पर मुझे लग रहा होगा कि दिस इज़ नॉट मी यार, मैं डिलीट कर दूंगी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर वो चीज़ मैं हो ही नहीं तो मैं क्यों उस चीज़ को दिखाऊं कि मैं वो चीज़ हूँ। तो हाँ, आप पूरी रियलिटी नहीं जानते, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट आई एम नॉट अ डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑन इंस्टाग्राम। मैं मेरी लाइफ में जितनी बोल्ड हूँ उतनी ही बोल्ड मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, एंड आई डोंट मीन इट बाय क्लोथ्स। It's not related to clothes. It's about how I speak, what are my thoughts, how I take जो भी How you चीज़ें- feel basically. Exactly. तो जो भी मेरा थॉट प्रोसेस है वैसी ही मैं हर जगह पे हूँ। तो मुझे लगता नहीं कि वो चीज़ मेरे को लाइफ में कभी भी बैलेंस आज तक करनी पड़ी है। अगर किसी पार्टी में मुझे लग रहा होगा ना कि पीपल अराउंड मी आर वेरी फेक, किया लाइक व्हाट्सअप यार, ऊपर ऊपर की बातें करना, मैं ऊपर ऊपर की बात कर नहीं पाती हूँ। मेरे को इन डेप्थ जाना पसंद है। मैं कॉन्वर्जेशन तभी कर पाऊंगी जब आप अपनी फीलिंग्स को पोर करने के लिए रेडी हो, कि हाँ आप थोड़े से वल्नरेबल हो सकते हो, क्योंकि आजकल के टाइम में कोई होना नहीं चाहता है कि हाँ ठीक है हो गया ना, इतनी सी बात काफ़ी, मैं वो नहीं कर पाऊंगी। तो पर्सनालिटी तो मैंने इंस्टाग्राम पे अभी तक तो फेक कभी करी नहीं है। मुझे एक रियलिटी शो के लिए बोला भी गया था कि मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन अच्छा, आप मुझे मेरा वही था कि कौन सा रियलिटी शो था, बट मुझे ऐसा कहा गया था कि अगर हम आपको लेते हैं तो आपको है ना लव ट्रायंगल क्रिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू बी दैट पर्सन जो दो Should I guess? नो, लेट्स नॉट गेस एंड लेट्स नॉट गो देयर, बट या ऐसा रहा था। तो मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बोल दिया था। मैंने कहा था कि देखो वो एक जो लेबल अगर मिल जाएगा, मैंने अगर एक्टिंग पर्सपेक्टिव से भी इस चीज़ को कर लिया तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू चेंज। पर्सनालिटी अपन ने कभी फेक करी नहीं है इंस्टाग्राम पे, अपना जैसे जो है वैसे वो है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये 2-3 सवाल क्यों पूछे आपको, क्योंकि मुझे ये कनेक्ट करना था कि यहाँ की जो सोसाइटी होते हैं ना, जो वर्किंग गर्ल होते हैं, उनके लिए एक अलग जजमेंट हो जाता है। आप कहीं पे भी रहो, रेंट पे रहो या खुद का घर ले लो, एक सोसाइटी में जब आप आते हो रहने के लिए, तो उनका एक ऑटोमेटिकली एक वर्किंग गर्ल के लिए एक जजमेंट होता है। उसमें आप मुझे एक टेक बताइए प्लीज़। यार मैं आपको सोसाइटी की क्या बात करूँ, जब मेरे रिश्तेदारों में मैंने कोई खुद ऐसी चीज़ फेस कर रखी है। मतलब आई थिंक मेरे पापा को गए हुए कुछ 1 से 1.5 महीना हुआ था, एंड वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर लिटरली सेड दैट टू माई फेस कि ये इवेंट्स का काम, ऐसी ही शक्ल बना के ना, इवेंट्स का काम, मॉडलिंग का काम अच्छा नहीं है, मत करो, शादी कर लो। एंड आई वाज लाइक कि व्हाट इज दिस शादी कर लो? एग्जैक्टली। पहले तो ये सवाल तो भाई मुझे लगता है हर लड़की पूछा जाती है, ये क्या है, हम 21-22 के होते नहीं है, क्या रट लगा रखी कि शादी कर लो, शादी कर लो। ये सब लड़कियों के साथ है मुझे लगता है। क्यों कर रहे हैं, पर क्यों, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप शादी मत करो या करो, वो आपकी जिंदगी है, वो आप ही बेटर जज कर सकते हो ना। आपके पेरेंट्स आपके लिए कर सकते हैं ना, सोसाइटी आपके लिए कर सकती है। अगर आपको लगता है आप शादी के लायक हो तो आप करो, क्यों नहीं करो। आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए तो भाई डेफिनेटली करो, क्योंकि लाइफ अकेले काटना तो मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर अब मैं मेरी मम्मी को देखती हूँ तो इट्स वेरी टफ व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू, इट्स वेरी टफ। क्योंकि एक इंसान जिसके लिए मतलब जिसके साथ आप रोज़ सुबह उठ रहे हो, चाय बना रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, खाने का डिस्कशन हो रहा है कि आप आओगे तो क्या बनाए खाने में, डिनर में क्या बनाओ, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, और आउट ऑफ नोवेयर वो इंसान आपके जीवन से ही चला जा रहा है। तो वो अकेले आगे की जितनी भी जिंदगी आपकी बाकी है वो इमेजिन करना इट्स वेरी टफ। तो शादी करनी है करो, नहीं करनी मत करो। लेकिन ये जो चीज़ है कि अगर आप काम कर रहे हो, अच्छा ये एक सोसाइटी का अलग है कि व्हाई द गर्ल्स आर बीइंग सो एम्बिशियस, व्हाई वुड आई नॉट बी एम्बिशियस, दैट्स द अदर टॉपिक ओनली, बिकॉज़ यू शुड बी, ये काम से रिलेटेड ही है यार। मुझे काम करना है ताकि मेरे पास में एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो अपनी।
मुझे सिर्फ किसी की बेटी बन के, किसी की बहन बन के, किसी की पत्नी बन के नहीं रहना है. आई वॉन्ट टू बी समवन हु हैज हर ओन नेम. रिदम सोनी अपने आप में एक इंसान है पहले, उसके बाद में वो बेटी भी है, गर्लफ्रेंड भी है, वाइफ भी है, मम्मी भी है, जो भी है वो बाद में सारी चीजें आनी चाहिए. हम अक्सर देखते हैं ना, हमारी मम्मी से आप पूछो तो मम्मी क्या बोलेगी कि मैं इनकी बीवी हूँ, इनकी मम्मी हूँ. वो कभी ये बोलेंगे कि मैं ये हूँ? बहुत रेयरली होगा. करेक्ट. क्यों? क्योंकि हम ये हाँ, क्योंकि हमने ये थिंकिंग बना रखी है कि ये सोसाइटी भी यही कहती है कि जितना लड़की पढ़ेगी या जितना लड़की एम्बिशियस होगी या जितना लड़की काम करेगी वो कभी सेटल नहीं हो सकती. सेटल एज इन शादी नहीं कर सकती, या उनको अच्छे नज़रिए से देखा ही नहीं जाता. मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक लड़का अपनी फैमिली के लिए कमा के लेकर आ रहा है तो उसको बहुत इज्जत दी जाती है कि यार हमारा लड़का बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है. अब मान लो कि अगर उस परिवार में बच्चे में बेटी ही है तो वो कुछ नहीं करे, वो शादी करके बस चली जाए. ये तो बहुत गलत चीज़ है ना. उसको भी तो अपने पेरेंट्स के लिए वो होगा कि यार मैं भी तो कमाऊँ अपने पेरेंट्स के लिए, मैं भी तो उन लोगों के लिए वो चीज़ उनके भी ड्रीम्स होंगे. एग्जैक्टली. तो ये सोसाइटी का पर्सपेक्टिव जो है ना, मुझे लगता है कि आज के टाइम में हर लड़की उस चीज़ से फाइट कर रही है डेली बेसिस पे. भले ही वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, भले ही वो आर्टिस्टिक फील्ड में हो, या भले ही वो होम मेकर हो. भाई होम मेकर्स को भी आजकल के टाइम में जज करा जाता है. यार, और अपन तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तुम घर पे बैठे बैठे क्या करती हो. आप रह के देखो घर पे, एक बार रह के देखो. आप सुबह से लेकर हमारी मम्मियाँ क्या अपने पसंद का ब्रेकफास्ट बनाती हैं, अपने पसंद की सब्जी उब्जी बना लेती लंच के लिए, डिनर के लिए. हम तो उनको भी जज कर रहे हैं जो अपनी पूरी लाइफ एज अ बीवी, एज अ मम्मी पूरा न्यौछावर कर दे रही हैं कि तुम्हारी पसंद का बनेगा, तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है. हम तो उनको भी जज कर ले रहे हैं आज की लाइफ में कि ये तो पढ़ी लिखी नहीं है. अरे तो अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है पर वो फिर भी घर संभाल रही है जिसमें 10-12 लोग रह रहे हैं, उनका खाना पीना, उनका सब चीज़ें A to Z वो चल भी इनकी वजह से रहा है. तो हम सोसाइटी ने सिर्फ वर्किंग गर्ल्स को नहीं, हर लड़की को जज करा है, हर एक्शन के लिए जज करा है, हर डिसीजन के लिए जज करा है. काम कर रही हैं तो हाथ से निकल गई लड़की, लेट नाइट जॉब कर रही हैं, गलत बात है, गलत चीज़ है. अच्छी लड़कियां ये नहीं करती. मेरे घर वालों ने तो ये तक, मेरे रिलेटिव्स में तो किसी ने ये तक बोल दिया था कि अच्छे घर की लड़की मुंबई जाके थोड़ा ना काम करेगी. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मुंबई को कहा जाता है ये वो शहर है जो जहाँ पे लोगों के सपने पूरे होते हैं. करेक्ट है भाई, हमारे सपने हैं, आप लोगों से अलग है लेकिन गलत नहीं है. वो चीज़ आपका समझना ज़रूरी है एज अ रिलेटिव, एज अ सोसाइटी, सब चीज़ें की. तो अगेन पर्सपेक्टिव, वही बोल रहे ना, हर लड़की थोड़ी गलत कंटेंट के गलत नजरिए से कंटेंट बनाते हैं. लड़कियां यार, हर कोई नहीं होता है ऐसे. हर कोई मतलब मैं भी वही होता सपोर्ट है, ही कर रहा हूँ. हर कोई नहीं होता है. कुछ लोग होते हैं, वो कुछ लोग हम बोलते हैं ना, नॉट ऑल मैन बट. यस. तो वही चीज़ है, नॉट ऑल गर्ल्स. तो वो यार देखो, इफेक्ट करने वाला है. अगर हम जेंडर वाइज देखें तो कोई अगर एक मर्द ने बहुत गलत काम करते होगा तो हम भी बोलते हैं ना, नॉट यार मर्द जात ऐसा ही है. सोसाइटी फट से बोलने आ जाती है. और लड़कियों में भी वैसा ही यार. बट थोड़ा फ्रीडम है लड़कों को, जितना मुझे लगता है लड़कियों को बहुत फेस करना पड़ता है. ऑब्वियसली वो डिफरेंस है बहुत बड़ा. वो एक वर्ड से डिफ्रेंशिएट होती है वो चीज़ कि हम बोलते हैं कि लड़का लड़की की लाइफ, लड़कों की लाइफ टफ होती है या लड़कियों की लाइफ टफ होती है. लड़कों की लाइफ टफ होती है, लड़कियों की लाइफ स्कैरी होती है. देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस. बचपन से मैं घर से बाहर निकली हूँ, कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है. कैब में बैठ गई हूँ, मम्मा मैं बैठ गई हूँ, मैंने लाइव लोकेशन भेज दिया आपको. अब कोई दोस्त के घर से जा रही हूँ अपने घर पे तो अंकल आंटी बोल रहे बेटा घर पहुँचते सबसे पहले कॉल करना और कैब में बैठते ही कॉल करना और कैब का नंबर भेज देना, ड्राइवर का नंबर भेज देना. ये सारी चीज़ें क्यों ये लड़कों को करना पड़ रहा है? कभी किसी लड़के को आपने बोला है कि भाई तू कैब में बैठते मुझे लाइव लोकेशन भेजना? नहीं बोला, क्योंकि लड़कों के पास किसी को ये भी नहीं बोलते कि हाँ हम लोग की घर पहुँच के भी फोन कर, किसको भी नहीं बोलते. वो आपको जरूरत ही नहीं पड़ी है ना, क्योंकि आप उस वैसे एनवायरनमेंट में पले बड़े ही नहीं हो. लड़कियां कितनी भी अमीर हो, कितनी भी गरीब हो, कितनी भी मॉडर्न हो, कितनी भी मॉडर्न ना हो, कोई भी, मैं सिर्फ गर्ल्स की बात कर रही हूँ, इन इंडिया आउट ऑफ इंडिया, इट्स वेरी स्केरी. लड़कों के पास वो फ्रीडम है, नो डाउट है. टफ है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ कि लड़कों की लाइफ टफ नहीं है. पेट्रियार्की ने तो लड़कों की लड़कियों की लाइफ दोनों की खराब कर रखी है एक तरीके से. तो हमने फ्रीडम बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव में छीन रखी है ना लोगों से, लेकिन स्केरी तो है भाई, बहुत स्केरी है. देखो मुझे तो पता है
फिर भी मैं चाहूँगा आप मेरे ऑडियंस को बताओ जो आपको नहीं जानते हो, ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कोई आपको नहीं जानता होगा, बट स्टिल आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कितने हैं? मेरे 4,15,000 फॉलोअर्स हैं अभी इंस्टाग्राम पे। 4,15,000, ठीक है। तो फर्स्ट 100 के जब आपने अचीव किया था उसकी फीलिंग क्या थी? यार बहुत इनक्रेडिबल फीलिंग होती है वो, मुझे लगता है, क्योंकि जो चीज़ आपने इमेजिन ही नहीं करी लाइफ में आप करोगे या आप कर सकते हो, वो चीज़ हो जाए अगर लाइफ में, तो आपको लगता है यार कर लिया है क्या, मैंने कर लिया है क्या। और मुझे लगता है कि मेरे आसपास वाले लोग भी इतने खुश थे ना कि वो मेरी खुशी और डबल हो गई थी। पापा मम्मी भी खुश है, भाई का कॉल आ रहा है, अरे दीदी 100 की हो गई। और मैं ना तब फ्लाइट में थी, मैं आई थिंक अहमदाबाद जा रही थी या अहमदाबाद से कहीं आ रही थी, और मैं फ्लाइट में थी, और उससे पहले मेरे कुछ 99,000 फॉलोअर्स थे। और हम सब लोग, मतलब जहाँ से मैं जा रही थी, हम लोग वहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि लग रहा है 1-2 दिन में हो जाएंगे 100 के, लग रहा है 1-2 दिन में हो जाएंगे। और वो थोड़ा होता है ना पेट में क्रेविंग होता है, कुछ बटरफ्लाईज आते हैं ना, yes, जैसे वो वो वाली फीलिंग स्विंग होती से है। नीचे आते हैं, बस वैसा ही फीलिंग हो रही थी, वैसी फीलिंग थी अंदर। और मैं फ्लाइट में थी और मैंने लैंड करा, और तब मेरे मैसेजेस थे, मतलब मैंने इंस्टाग्राम चालू भी नहीं करा, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेजेस थे, Congratulations, 100 के okay. फाइनली हो गए। जिन लोगों से मैं बात कर रही थी उन लोगों के भी मैसेजेस थे। तो मैंने बोला एक सेकंड, मैसेजेस ठीक है, पहले मैं खुद चेक करना चाहती हूँ कि सही में हो गया क्या। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम चालू करा, मैंने रिफ्रेश करा, मैंने बोला ओके फाइनली वी आर हियर। तो यार थोड़ा ऐसा फील हो रहा था कि अभी 100 के नहीं यार, गेट साइड प्लीज नॉर्मल पीपल। वो तो मुझे लगता है कि वो तो मैं अपने दिमाग में अपने आप को हमेशा से हीरोइन ही देखती आई हूँ। वो तो करीना कपूर वाला डायलॉग, मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाँ मैं अपनी फेवरेट हूँ, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन यार हम अभी भी बहुत ग्रो कर रहे हैं। मुझसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, मुझसे बहुत फेमस लोग हैं, और फेमस प्लस टैलेंटेड लोग हैं। तो मैं तो अभी ग्रो कर रही हूँ, मैं अभी बहुत सारी चीज़ें लोगों से भी सीख रही हूँ करते करते। और अभी मुंबई आने के बाद जब मैंने काम करना ज़्यादा शुरू करा है, तब मैं और चीज़ें नई सीख रही हूँ कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो पर फीलिंग बहुत बढ़िया थी, बहुत ज़्यादा। अब तो वेट करूँ कि 500 के कब आएंगे। ओके, शायद ये पॉडकास्ट आते आते हो गया हो भाई, हो जाए। अच्छा, मुझे ये भी पूछना था, फिर जैसे इतने फॉलोअर्स हो गए तो आपके मैनेजर हैं कोई आपको मैनेज करता है? फाइनली आई हैव अ मैनेजर एंड आई एम वेरी हैप्पी। उससे पहले लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा टफ थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जैसे ब्रांड डील्स आती है और आप डायरेक्टली बात करते हो ना, तो आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव नहीं मालूम है जिस तरीके से आप बात कर सकते हो, क्योंकि हो सकती है ना मुझे बहुत सारी चीज़ें उस ब्रांड के बारे में मालूम नहीं हो एज अ क्रिएटर। तो मुझे लगता है कि वो जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनको उस सब चीज़ों की नॉलेज ज़्यादा रहती है। तो रिसेंटली आई जॉइन दिस एजेंसी ब्लू बॉक्स मीडिया। तो उन्होंने कांटेक्ट किया या आपने उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। आई थिंक अभी जनवरी या दिसंबर की ही बात है व्हेन आई जॉइन द एजेंसी। उससे पहले मैं कोई भी एजेंसी का हिस्सा नहीं रही, क्योंकि मैंने ना हमेशा लोगों से बहुत नेगेटिव रिव्यूज सुने कि यार मैं तो इस एजेंसी में था, या मैं तो इस एजेंसी में थी, इतना प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ है, कोलैबोरेशन नहीं दे रहे। बट भगवान की कृपा है, अगेन महादेव की कृपा है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं हुई, लेकिन स्मूथ इनफ, वेरी स्मूथ इनफ। तो ब्लू बॉक्स मीडिया को मैंने ज्वाइन करा। अच्छा, ब्लू बॉक्स मीडिया नाम? ब्लू बॉक्स मीडिया। Okay. तो जो मेरी मैनेजर है, शादीशुदा है भाई वो, लेकिन इतना काम करती है, आधा से ज़्यादा मुझे लगता है वो भी मुझे इंस्पायर कर देती है। फुल काम करेंगी। मुझे लगता है जब मेरे को भी ब्रांड डील्स मिल रहे होते हैं ना, तो वो भी बहुत खुश हो रही थी, अरे एकदम खुशखबरी आई है, एकदम लड्डू वड्डू खाना पड़ेगा, अब तो पार्टी वार्टी चाहिए, ऐसे करके। तो आई थिंक मुस्कान का जीवन में मेरे आने के बाद में मुझे लगता है कि मेरे चेहरे का ग्लो बढ़ गया है। आई एम वेरी हैप्पी कि, और मुझे उन्होंने काम भी काफ़ी अच्छा दिलवाया है, तो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इसके रिलेटेड ही मुझे एक सवाल पूछना है कि कोलैबोरेशन जैसे आप करते हो, तो अभी चलो आपकी मैनेजर है तो वो डील क्रैक करती होंगी, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द थिंग बार्टर सिस्टम में होता है देन, और यू डिसाइड डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड किससे आप डील कर रहे हैं? या ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हर कोलैबोरेटिव डील ना ब्रांड पे डेफिनेटली डिपेंड करता है। पहले तो ब्रांड कौन सा है, ब्रांड का कितना नाम है, ब्रांड के पास बजट कितना है, ये सारी चीज़ें। और मुझे ऐसा लगता है मैंने बार्टर कोलैबोरेशंस भी बहुत करे हैं, इनिशियल बेसिस पे मैंने बहुत काम करा है। मैंने कभी काम को है ना इस तरीके से नहीं, क्योंकि जिस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, अब तो मैं कहना चाहूँगी इवन न्यू कमर्स को कि इतनी ईजिली डोंट डू एनी बार्टर कोलैबोरेशंस, इतनी ईजिली नहीं। ओके। कि जैसे मान लो अगर आप किसी
आपके फ्रेंड के ब्रांड को प्रमोट करो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. आप किसी बोलते हैं ना इंडियन ब्रांड, जो होम ग्रोन ब्रांड है आपका, आपके शहर से, आपके गांव से बिलोंग करता है, आप उनको प्रमोट करो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. बट अगर एक ब्रांड आपके पास आ रहा है तो डेफिनेटली ब्रांड को पहले तो आपका काम अच्छा लगा होगा, तभी वो आपके पास आए हैं. करेक्ट है. और मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब बीइंग अ गर्ल, अगर मैं आपको बताऊं, मेकअप, हेयर, आउटफिट डिसाइड करना, फिर तो जो स्क्रिप्ट और ये सारी चीज़ें, वो तो दोनों के लिए वही सेम समान है, लड़का क्रिएटर हो लड़की क्रिएटर हो. तो मुझे लगता है एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है. और आजकल के टाइम में ना लोगों को चाहिए क्रिएटिविटी कंटेंट में, कि अगर रिदम इस ब्रांड का प्रमोशन कर रही है और आप इस ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हो, लेकिन मुझे दोनों से अलग चीज़ें चाहिए, मुझे दोनों से सेम चीज़ें नहीं चाहिए. तो दोनों से अलग चीज़ें कब आएंगी? जब दोनों अपनी क्रिएटिविटी भी देंगे. तो डेफिनेटली अगर आप बाटा कोलैबोरेशन कंसिडर भी कर रहे हो तो वो ब्रांड पे डिपेंड करना चाहिए. अगर ब्रांड इतना बड़ा है जो आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपोजर दे सकता है तो आप बाटा फिर भी कंसिडर कर सकते हो. ओके. बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब वो ब्रांड वो लेवल का है जिससे मुझे ऐसा लगता है ना अगर कि आप मुझे जुड़ने बेसिस पे हो तो शायद मेरा नाम भी हो जाए कि मैंने ये ब्रांड से डील किया. यस यस यस. तो आपको बाटा कोलैबोरेशन भी करना चाहिए, लेकिन आपको इतनी इजीली भी बाटा के लिए कन्विंस नहीं होना चाहिए. बिकॉज आई नो द ब्रांड्स, आज के टाइम में ब्रांड्स दे आस्क फॉर अ लॉट. ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो दे विल अप्रूव. इट टेक्स अ लॉट. अगर आप अपने घर में शूट नहीं कर पा रहे, यू हैव टू बुक अ स्टूडियो, यू नीड टू गेट अ गुड सिनेमाटोग्राफर, यू नीड टू गेट अ गुड एडिटर, सारी चीज़ें. तो जब आप इतनी सारी रिसोर्सेज को टैप कर रहे हो, आप अपने वीडियो के लिए, एक वीडियो के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, तो आप ब्रांड से भी एक्सपेक्ट करोगे कि यार आपको थोड़ा एक अमाउंट तो मुझे पे करना ही चाहिए. तो वो एक चीज़ है. तो मैं चाहूंगा कि आप ऑडियंस को ये भी रिवील करें कि आप एक कोलैब का कितना चार्ज करते हैं. मुस्कान, डोंट किल मी. ये सारी चीज़ें एक्चुअली में मुस्कान डिसाइड करती है. Okay. मैंने आज तक मुस्कान को नहीं बताया है कि आप इस ब्रांड को इतना बोलो या इस ब्रांड को इतना बोलो. नहीं, वो मेरे पास डील ही ऐसा लेकर आती है ना कि मुझे कभी ना बोलने की या ऊपर नीचे करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है. तो अगर एक कोलैबोरेटिव रील का अगर हम कहें, अगर अच्छा ब्रांड है तो इट विल बी अराउंड 2,50,000 उस हिसाब से. बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डील. आपके क्या डिलीवरेबल्स हैं, आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, आपको वो कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको एडिटिंग किस टाइप की चाहिए. तो वो सारी चीज़ों में तो ऊपर नीचे अपना बजट होता रहता है. सॉरी मुस्कान. बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, बहुत जगह आप लोग को इन्विटेशंस मिलती हैं, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, बहुत ट्रैवल करने मिलता है. हाँ. तो कितनी सच्चाई है इस बात में? क्योंकि मैंने यही सुना कि सबको फ्री में मिलता है, तो इतने लोग फ्री में, सब इन्फ्लुएंसर को थोड़ी मिलता होगा. नहीं तो आपको कितना ऐसे डील्स मिलते हैं जो डेली बेसिस में आता हो कि आप इस इवेंट में आइए, इस इवेंट में आइए? बेसिकली फॉर एग्जांपल एक कोई रिसोर्ट है, अगर मैं आज पॉडकास्ट नहीं कर रही होती तो मैं आज एक इवेंट अटेंड कर रही होती. ओके. हाँ. तो अच्छा. यार आता ही है. मतलब मुझे अगर ऐसा लगता है कि अगर उनका जॉनर और आपका जॉनर मैच कर रहा होगा तो वो आपको डेफिनेटली बुलाएंगे. बट डेफिनेटली वो भी चीज़ है कि आपके कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं, आप कौन सी एजेंसी का हिस्सा हो. अगर आप किसी एजेंसी का हिस्सा भी नहीं हो तो क्या आप इतने वायरल जा रहे हो कि डायरेक्टली ब्रांड्स आपको अप्रोच कर लें. तो ये सारी चीज़ें ना इंटरलिंक्ड है. कोई एक चीज़ के हिसाब से दूसरी चीज़ नहीं हो रही है, सारी चीज़ें इस चीज़ पे इफेक्ट करती है. तो नाउ आई एम फीलिंग लकी दैट यू आर हियर फॉर माय पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. आप हमारे ऑडियंस को ये बताओ कि अब तक का आपका बिगेस्ट डील या बिगेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा था? यार मैं मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देखती हूँ इस चीज़ को. बट आई थिंक ये जो प्रोजेक्ट मैंने करा था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है. क्योंकि वो तो चलो मैं क्योंकि आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन जो मैंने करा था वो आपको बताती हूँ. तो तब मैं अहमदाबाद में रहती थी. एंड वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल कि एक मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने मुझे कॉल करा कि रिदम एक शूट है इनके यहाँ पे, और फॉर्मल आउटफिट जो अपने ऑफिस वेयर्स होते हैं ना, उनका शूट है. तो आई वाज लाइक कि ठीक है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम को क्यों ना बोलना, आपके पास सामने से चल कर आ रहा था. आई वाज लाइक कि ठीक है कर लेते हैं. तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तारीख को जाना है, और मैं वहाँ गई तो एक अच्छा सा बहुत बड़ा बंगलो था. वहाँ पे मेरा मेकअप वेकअप हुआ, और उनके ही बाहर एक ग्राउंड जैसा था, गार्डन टाइप, और वहाँ पे हम लोग का शूट हुआ. इट वॉज वेरी नॉर्मल कि हाँ आप शूट पे गए, आपका मेकअप हेयर हुआ, आपने शूट करा, आप घर पर आ गए. डन. डजंट साउंड इवन इंटरेस्टिंग, राइट? बट 3 से 4 दिन बाद मुझे कॉल आता है, और कॉल पे मुझे सामने वाला इंसान ये बोलता है कि
रिदम तुम्हें याद है तुमने ये वाला शूट करा था? इसलिए कि हाँ, वो स्टोर एक जो जिनका ब्रांड था उनका स्टोर ओपनिंग था, तो उनके स्टोर के लिए उन्होंने वो कौन सा ब्रांड था आप बताएंगे? वो लोकल अहमदाबाद में जैसे स्टोर हो बस वैसा। इट्स नॉट ब्रांड बट इट्स अ स्टोर, बुटीक स्टोर ऐसा कुछ। तो बेसिकली बिलबोर्ड वाला एडवर्टाइजमेंट था क्या? नहीं, बिलबोर्ड भी एक रहा है बट दिस इज वेरी डिफरेंट। तो क्योंकि ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ये चीज। ठीक है। तो मुझे कॉल आता है एंड आई वाज लाइक कि हाँ बताइए। और अच्छा, अगले दिन मेरा बर्थडे है, जिस दिन मुझे कॉल आया उसके अगले दिन मेरा बर्थडे है, और मुझे कॉल आता है कि रिदम जो तुमने शूट करा था ना उसके रिगार्डिंग मुझे बात करनी थी। तो मैंने बोला बताइए। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कल एक चीज़ भेजूंगा, वो आप देखेगा। अब मेरा वो जो पूरे 24 घंटे हैं ना मेरे सस्पेंस में कटे हैं, क्योंकि मुझे कॉल पे कोई बता ही नहीं रहा है कि क्या हो गया है। और शूट पे तो मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं है, अपन को पता रहता है अपन तो कोई कांड वांड करके नहीं आए, क्या ऐसी बात हो रही है। तो मेरे लिए शूट बहुत नॉर्मल निकला। तो अगले दिन ना मेरे घर पे कुरियर आता है एंड आई ओपन दैट कुरियर एंड गेस व्हाट, इट्स अ फेमिना मैगजीन। मेरे बर्थडे के दिन मैं फेमिना मैगजीन ओपन कर रही हूँ एंड और ऐसा भी नहीं, मतलब मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए ना, अभी मुझे गूज़बम्स आ गए वापस याद करके वो मोमेंट को, कि मैंने फेमिना मैगजीन ओपन करी और पूरा एक पेज है जिसपे मेरी फोटो है। You're featured in Femina magazine. Exactly, मतलब जितने शौक अभी आप सुन के हो रहे हो ना, उतनी मैं वापस हो रही हूँ कि मैं अभी वापस उस चीज़ को याद करी था। लाइक शिट, ये सही में हुआ है मेरे साथ में। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं उसको और कितने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन इट वॉज वेरी आउट ऑफ द बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे आसपास के लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे पेरेंट्स को एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे भाई को एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड और मैं उनको फोटो भेज रही हूँ इसकी क्लिक करके कि फेमिना मैगजीन में आ गई हूँ, और पापा स्टेटस लगा रहे हैं, मम्मी स्टेटस लगा रही है, भाई स्टोरी लगा रहे हैं, दोस्त लोग स्टोरी पे लगा रहे हैं, सब लोग एकदम चौड़ में है कि अरे हमारा घर का बच्चा ऐसे से। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। अच्छा, मुझे लगता है कि वो मेरा बर्थडे बहुत लकी रहा है मेरे लिए, और वो बर्थडे मेरा बहुत खूबसूरत रहा है। मुझे पार्टी करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे कोई ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई गिफ्ट दे तो मैं अच्छा महसूस कर दूंगी, नहीं। वो लाइफ में उस टाइम पे इवेंट्स ही इतने खूबसूरत हो गए ना कि आई वॉज सो सैटिस्फाइड विद माई लाइफ कि जर्नी कैसी भी रही हो, जर्नी में अप्स एंड डाउन सबके आते हैं, लेकिन वो मोमेंट इतना प्रेशियस था। उसी टाइम पे 10th अक्टूबर को आई एम आउट ऑफ माई हाउस एंड आई गॉट अ कॉल कि अच्छा ये फेमिना मैगजीन वाला हुआ। अब इस चीज़ से मैं ऊपर उठ नहीं पा रही हूँ ना अभी तक मैं अपनी दुनिया में हूँ कि फेमिना मैगजीन में आ गई हूँ, एकदम हीरोइन की तरफ फील हो रहा है ना मुझे। पर मुझे एक और कॉल आता है। अच्छा, थोड़ा टाइम पहले मैंने एक और शूट करा था, इट वॉज मेकअप ज्वेलरी ब्राइडल लुक वाला शूट था वो। तो मुझे कॉल आता है और मुझे बोलते हैं कि रिदम अहमदाबाद में एक चौराया है, वहाँ पे जाओ, तो वहाँ पे एक होर्डिंग लगी हुई है, उसको देखना। मैंने ठीक है देख लेते हैं जाके। मैं गई मेरे दोस्तों के साथ में और मैं खड़ी हो रही हूँ और मैं देखती हूँ कि फक इट्स मी। मतलब मैं इमेजिन ही, मतलब मेरा पूरा गला भर गया था, मेरे आंखों में लिटरली आंसू थे अपने आप को वहाँ पे देख के कि शिट ये तो मैं हूँ, ये कब हो गया। और शूट करते हुए मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि ये शूट फेमिना के लिए हो रहा है, मैगजीन के लिए हो रहा है, मतलब यू हैव नो आइडिया, कोई किसी ने बताया भी नहीं आपको? एक मुझे मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू आया था और एक दूसरा मेकअप आर्टिस्ट ने ही मेकअप आर्टिस्ट का ही उसमें प्रोजेक्ट था वो। मुझे दोनों तरफ से आइडिया नहीं था कि ये फेमिना मैगजीन में जाएगी फोटो और ये फोटो मेरा होर्डिंग पे लग जाएगा। एंड अच्छा, उस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 9-10 अक्टूबर को आई वॉज वेरी सिक, मतलब मुझे दिन के 2 या 3 इंजेक्शन लग रहे थे, मैं इतनी बीमार थी। तो मेरी मम्मी आई हुई थी और मम्मी के लिए अलग एक्सपीरियंस हो गया। मम्मी अहमदाबाद में घूम रही, मम्मी को होर्डिंग पे मैं दिख रही हूँ। तो दैट वाज, वो अपने आप में इतनी प्राउड फीलिंग थी। yes, बिलबोर्ड में आना मम्मी के साथ गई भी उस इवेंट में। वो जिस इवेंट का होर्डिंग लगा हुआ था, बेसिकली एक एग्जीबिशन होता है वेडिंग से रिलेटेड, आउटफिट्स, ज्वेलरी, इन सब का। तो उसके होर्डिंग के प्रमोशन, मतलब उसके होर्डिंग के लिए था वो फोटो। बिग थिंग। तो उसके पासेस पे, उसके होर्डिंग पे, सब जगह मेरी फोटो, मतलब वो पास ना आज तक भी मेरे पापा ने अपने एक फोल्डर में रख रखा है। तो मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। तो ये मुझे लगता है कि मेरी लाइफ के ये 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स रहे। लोगों को पता हो नहीं पता हो ये तो बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि मैंने शायद, मुझे लगता नहीं कि मैंने सोशल मीडिया पर इतना बता रखा है उस बारे में। ये मैं खुद आज पहली बार ऑन कैमरा बात भी कर रही हूँ इस बारे में। बट क्या ये हम समझे कि वो आपका टर्निंग पॉइंट था? एग्जैक्टली, इट वॉज।
डेफिनेटली इट वॉज, क्योंकि यार जब आप, मुझे लगता है कि आप लाइफ में कोई एक बड़ी चीज़ एक्सपीरियंस कर लेते हो या अचीव कर लेते हो ना, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, आप खुद पे यकीन करने लगते हो। जो बचपन से बढ़ते बढ़ते यकीन लोगों ने छीना होता है ना कि तू नहीं कर पाएगी, तुझसे नहीं हो पाएगा, वो धीरे धीरे वापस गेन करने लगते हो। जब वो सारा गेन कर लेते हो और जब आप अचीव करते हो ना उसको गेन करने के बाद, तो आप और अच्छा काम कर पाते हो। बीइंग अ गर्ल कंटेंट क्रिएटर कितना आपको मेंटली इफेक्ट करता है? यार एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा करता था, बहुत ज़्यादा। मतलब हर कमेंट ना ऐसे दिल पे आके लगता था कि ऐसा क्यों बोल दिया है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार, ऐसा क्या कर दिया है। तो मेंटली असर बहुत करा है। आज के टाइम में नहीं करता क्योंकि आई थिंक मैं उस चीज़ से मूव ऑन कर चुकी हूँ, उस चीज़ से ग्रो कर चुकी हूँ। तो पर एक टाइम था जब वो बहुत ज़्यादा कर रहा था, और वो एक ऐसा फेज हो गया था ना जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में हर चीज़ बहुत डाउनवर्ड जा रही थी। मतलब मेरे को सोशल मीडिया वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी। मैं मेरे दोस्तों से बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गई थी, बातचीत कम हो गई थी, मिलना जुलना कम हो गया था, एक्टिवली ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप पीसफुली। अब वो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया रीज़न था, सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे कि सारी चीज़ें सब एक साथ हो रही हाँ, सब एक साथ हो रहा था। तो वो बहुत मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एक फेज था मेरी लाइफ का, जब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कुछ वर्थ इट नहीं है लाइफ में। और वो थॉट्स जब आपको रेगुलर बेसिस पे आने लग जाते हैं ना, तो आप ना खाना खा पाते हो, ना सो पाते हो, ना आपके चेहरे पे जो एक नेचुरल ग्लो रहता है ना कि आई एम रेडी टू डू एनी वर्क या समथिंग, वो चीज़ भी आपके चेहरे पे दिखती नहीं है। आपके चेहरे से पता लगता है कि आप पता डल महसूस कर रहे हो, Correct. आप लो महसूस कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि मैं उस फेज में आ गई थी जब मैं प्रिटेंड भी नहीं कर पा रही थी कि मैं ठीक हूँ। तो कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे एक साइकियाट्रिस्ट की नीड है? यार वो मैं उसी फेज की आपसे बात कर रही हूँ। वो वही फेज था जब मुझे लगता है कि मैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा। ये कितना पीरियड होगा? यार ये कुछ होगा 3 से 4 महीने का, जो जिसमें मेरा कॉन्वर्जेशन रहा है साइकाइट्रिस्ट से। ओके, आपने दिखाया अपने आप को? मैं यार अच्छा एक चीज़ है ना कि आप इंडियन सोसाइटी में आप जब रहते हो और आप किसी को शेयर भी करने जाओ ना कि यार मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मेंटली आई एम नॉट पीस, मतलब नॉट एट पीस, तो मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है। पागल डिक्लेयर कर देते हैं। और क्या हो गया, तुमसे बात कर ले। अच्छा, ये डिफरेंस लोग समझ नहीं पाते कि अगर मैं मेरे जो मुझे जानता है उससे मैं बात करूंगी तो वो है ना एक पर्सपेक्टिव से सुनेगा उस चीज़ को। एक साइकाइट्रिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं रखेगा, और वो जज भी कर लेगा बेसिकली। हाँ, वो जज करेगा। अगर मैं मम्मी से बात करूंगी तो मम्मी उस चीज को किस तरीके से सुनेगी कि मेरी बेटी मुझसे बात कर रही है। करेक्ट। साइकाइट्रिस्ट के लिए आई एम नो वन। तो मैं एग्जैक्टली फील कर रही हूँ ना, वो मैं उनके सामने रख सकती हूँ। तो वो एक मेरा फेस था जब मुझे लग रहा था कि मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे शायद मैं खुद ही फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि मुझे एग्जैक्टली किस वजह से इतना इफेक्ट कर रही है चीज़ें, कि क्यों मैं इतना लो फील कर रही हूँ। मैं इतने दिन निकले थे, मैं नहीं सो पा रही थी अच्छे से, मतलब। और वो इतना अफेक्ट कर रहा था मेरे चेहरे पे भी कि मुझे लोगों ने बोलने लग गए थे कि यार थकी हुई लग रही है, बीमार है क्या तू, इस तरीके से अफेक्ट करने लग गई थी वो चीज़ मुझे, क्योंकि मैं ना सो पा रही थी ना मैं वो एक होता है ना, भूख आपकी मिट जाती है, आपको भूख नहीं लग रही है, आप खाना नहीं खा पा रहे हो, ज़बरदस्ती खा रहे हो कि शरीर को भी तो चलाना है तो खा ले रहे हो। तो ऐसा एक फेज था। देन फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे बात करनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने अभी बात नहीं करी ना तो रिदम कहीं खो जाएगी। एग्जैक्टली वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है अगर मैंने बात नहीं करी तो। और मुझे नहीं पता था उस टाइम पे अहमदाबाद में कौन से साइकाइट्रिस्ट है कौन से नहीं है, तो आई थॉट कि मैं पहले ऑनलाइन फिगर आउट करती हूँ गूगल पे, लाइक जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं। तो मुझे ऑनलाइन फिगर आउट करते करते पता लगा कि अगर आप जाके विजिट नहीं कर पा रहे हो तो आप ना बात कर सकते हो उनसे ऑनलाइन, आप उनको पूरी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, वो आपको उस पर चीज़ें बताएंगे, वो आपसे 10 सवाल करेंगे कि क्या क्या चीज़ है, ताकि वो भी जज कर पाए कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट आपको दे। हाँ, ऑनलाइन एक मेडिकेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिर फाइनली उन्होंने जो मुझे मेडिकेशन प्रोवाइड करी, उससे मेरी नींद आनी शुरू हो गई मुझे उस चीज़ से। अच्छा, मतलब 3-4 महीने से आप सो नहीं रहे थे? मैं सो नहीं पा रही थी। मतलब एक होता है ना कि हाँ, 2-3 दिन हो गए, शरीर बहुत ज़्यादा थक गया, तो एक दिन आपको नींद आ गई हो, लेकिन वो होता है ना रोज़ कि हाँ यार बस अब नींद आ रही है, अब सो जाते हैं, वो होना ही बंद हो गया था।
और उस टाइम पे मुझे लगता है कि मैं लाइफ में एक्चुअली मैं हर रिलेशन में, भले आपके कलीग्स हो, दोस्त हो, पेरेंट्स हो, मैं सब लोगों से बहुत डिस्टेंट फील कर रही थी। मुझे लगता है कि मैं खुद जो मैं हूँ मैं वो फील नहीं कर रही थी, इसलिए मैं शायद बहुत लोगों से दूर चली गई थी। तो क्या जब आप बात नहीं कर रहे हो तो आपका मन हल्का नहीं हो रहा है, मन हल्का नहीं हो रहा तो आप ओवर थिंक करने लगते हो, और ओवर थिंक करते करते फिर ओवरथिंक का तो नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आ रही है, तो फिर थोड़ी सी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ गई थी। बट मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, अगर आपको एक्चुअली में अच्छा नहीं महसूस हो रहा है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप बात करो। बात करने से ना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और अगर प्रॉब्लम नहीं भी सॉल्व हो रही होगी ना, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं आप मेरी लाइफ में कोई चीज़ हो रही है और आप उसका सोल्यूशन दे दो, ऐसा नहीं है यार। आप उस चीज़ को अलग तरीके से समझोगे, मेरे अलग तरीके से समझना होगा, लेकिन अगर आप सुन भी लोगे ना तो भी मुझे अच्छा लगेगा कि आपको हल्का महसूस होगा, हल्का महसूस होएगा कि मैंने बोल दिया है ना, मेरे मन से तो निकल गई है ना, नाइस, आई फील गुड। तो वो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में वैसे लोग होने चाहिए, आप वैसे लोगों को अपनी लाइफ में रखो, और आप खुद भी वैसे लोग बनो दूसरे लोगों के लिए जो सुनते हो। सुनो एक दूसरे की बात। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी यूं ही हील हो जाएगी अगर हम सिर्फ एक दूसरे की बात सुनने भी लग जाएंगे ना, कि हाँ भाई क्या दिक्कत है तेरे को, बता तू, मैं सुन रहा हूँ, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वही सॉर्ट हो जाएगी। ओके, आप कभी रिलेशनशिप में आए हो? हाँ, मैं रिलेशनशिप्स में आई हूँ। तो कितना करियर को वो रिलेशनशिप इफेक्ट किया है? यार मैं ना हमेशा मुझे लगता है कि मैं बहुत वर्कहॉलिक हूँ। पहली चीज़ तो जैसा आपने भी पकड़ ली मेरी बात करते करते कि मैं वर्कहॉलिक तो हूँ, मैं हमेशा एम्बिशियस भी बहुत रही हूँ कि मुझे मेरा नाम कमाना है, मुझे मेरा नाम बनाना है। मेरे पापा ने बनाया, मैं भी बनाऊँगी, मेरे पापा ने बनाया, मैं भी बनाऊँगी। तो वो एक चीज़ है। और मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स में ना वो चीज़ मैंने कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके ना महसूस करी है कि सामने वाला ना उस चीज़ को लेके इनसिक्योर फील करने लग जाता है। क्योंकि देखो, पहली चीज़ तो हमारा करियर ऐसा है कि इफ़ आई एम एक्टिंग विद समवन, और अगर मुझे केमिस्ट्री दिखानी है तो आई हैव टू डू दैट, इट्स माई जॉब भाई, आई हैव टू डू दैट। बट अगर बीइंग अ पार्टनर, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई करियर, माई प्रोफेशन, दैन इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप इंजीनियर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियर हो, तो मुझे मालूम है कि मैं आपकी इंजीनियरिंग वाली जो स्टडी से रिलेटेड चीज़ें वो नहीं समझ पाऊंगी। बट अगर आपका वो इंजीनियरिंग करने की वजह से आपका वो 9 to 5 का जॉब है, तो 9 to 5 वाले जॉब में अगर आप मुझे अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास नहीं है टाइम, तो मैं समझ रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि वो आपका काम है। करेक्ट, आप वो काम कर रहे हो क्योंकि आपको अपना कुछ बनाना है, आपको अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली आपकी ग्रो होगी तो आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो आपका करियर, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ में आती है इसलिए आप वो चीज़ कर रहे हो। Exactly. मेरे को ये चीज़ समझ में आती है। तो मुझे लगता है कि जो इस फील्ड में लोग हैं ना, उनके लिए वो वैसा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। देखो, इनसिक्योर फील करना बहुत अलग चीज़ होती है, लेकिन इनसिक्योर फीलिंग की वजह से अगर आप पॉजिटिव होने लग जाओ, वो इंसान पे लिमिट्स लगाने लग जाओ, तो वो बहुत गलत चीज़ है। वहाँ पे वो कृष्ण जी ने भी कहा है ना कि आप अगर किसी से प्यार करते हो तो आप उसको छोड़ दो, आप उसको बांध के नहीं रख सकते हो। आपने जिस दिन बांध के रख दिया तो वो मोह है, वो प्यार नहीं है। तो अगर आप प्यार करते हो तो वो इंसान को जो अपनी लाइफ में ठीक लग रहा है ना, आप उसको कभी रोकोगे नहीं वो करने से। मुझे कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ रिलेशनशिप्स में ये फील हुआ है कि नहीं, ये मेरा जो पार्टनर है वो समझ नहीं रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत है, दैट पर्सन इज नॉट रॉन्ग, उसको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है, नहीं समझ में आ रही है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट आपका वो मेरे ऊपर अफेक्ट कर रहा है, yes. वो चीज गलत है। अगर आप चाह रहे हो कि मैं अपने करियर को उस तरीके से मोल्ड कर दूं जिस तरीके से आपको अच्छा लग रहा है, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि वो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती। आप भी एक इंडिविजुअल हो तो एग्जैक्टली। तो इंडिविजुअलिटी का तो यार रिलेशनशिप्स में लोग वो चीज़ भूल जाते हैं। आप अपनी लाइफ में अपने आप को डिस्क्राइब आपके रिलेशनशिप से नहीं करते हो, आपकी इंडिविजुअलिटी से करते हो कि मैं ये हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, या मैं ये कर सकती हूँ। ये नहीं बोलोगे ना मैं और मेरा पार्टनर ये करते हैं, वो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो तो तब आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, बट आपका रिलेशनशिप आपको डिफाइन नहीं कर सकता है। यू हैव टू बी योर ओन सेल्फ फर्स्ट, तब आप किसी रिलेशनशिप में उतने अच्छे हो पाओगे। अगर आपकी इंडिविजुअलिटी आपके पास में है ही नहीं, या कोई वो आपसे छीन लेना, तो वो रिलेशनशिप में आप कभी खुशी नहीं रह पाओगे, तो वो रिलेशनशिप कभी वर्क करने ही नहीं वाला है। जैसे फिल्मों में हमें ये सिखाया गया है कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं होते, ठीक है? तो क्या आपके मेल फ्रेंड्स हैं? बहुत सारे।
बहुत सारे तो मतलब क्या मतलब कंपैरेटिवली अगर लड़की फ्रेंडशिप से बात करूँ तो कंपैरेटिवली हाँ लड़कों में दोस्त ज्यादा है। क्या आपके फीमेल फ्रेंड्स हैं? बहुत कम। बहुत कम। बहुत तो कम। आप ज्यादा कंफर्टेबल मेल फ्रेंड से? यार मुझे ऐसा लगता है, और ये चीज़ मैंने ना पर्सनली बचपन से एक्सपीरियंस करी है, फीमेल फ्रेंडशिप में ना जेलेसी ऑन एक्सट्रीम लेवल। वैसे तो मैं खैर उस चीज़ को फ्रेंडशिप बोलूँगी ही नहीं जहाँ पे जेलेसी आ गई है। करेक्ट। लेकिन ये चीज़ है, मैंने धोखे फीमेल फ्रेंडशिप्स में देखे हैं, मैंने जेलेसी फीमेल फ्रेंडशिप्स में देखी है, बिचिंग करना मैंने फीमेल फ्रेंडशिप्स में देखा है। और मेरे जो लौंडे दोस्त हैं ना उनके साथ में कोई टेंशन नहीं है, चिल सीन है कि अरे बाहर चलना है चाय पी रहे चल, कोई लोड नहीं है। जहाँ जहाँ पे मेरी फीमेल फ्रेंडशिप्स रही है बचपन में, स्कूल में, मैंने मतलब एक होता है ना कि आप जब दोस्त होते हो तो आप अपनी मन की बात कहते रहते हो एक दूसरे से, ठीक है, कि यार आज ऐसा हो गया यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, या उसके साथ ऐसी बात हो रही है मैं क्या बोलूँ उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वहाँ तक भी मुझे लड़कियों ने डिच कर रखा है यार, मुझे इन सब लेवल पे लड़कियों ने डिच कर रखा है। मेरी ही खुद की दोस्तों ने कि यार वो लड़का तेरे को पसंद करता है वो हमें नहीं करता, तो हम तो तेरे बारे में गलत बात करेंगे। तो मैं बचपन से ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करती आई हूँ फीमेल फ्रेंडशिप्स में, स्कूल से लेकर अभी तक भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरी फीमेल्स में एक या दो अच्छी दोस्त है जिनसे मुझे लगता है कि मैं लाइफ में हर टॉपिक के ऊपर बात कर सकती हूँ खुल के, और मुझे वो फिल्टर लाने की ज़रूरत नहीं है। और लौंडे दोस्तों में क्या सोचना नहीं पड़ता है आपको इतना, हाँ ठीक है भाई अपना, उनके साथ रह के तो वो तो मुझे लड़की कंसिडर ही नहीं करते हैं आप। उनको भी वो बोलते कि अरे भाई तू है ये चल चल इधर, और एक लड़का फ्रेंड है हमारा। हाँ, कोई वो उनके मुंह पे कोई शर्म लिहाज ही नहीं है, जो गाली आ रही है गाली दे रहे कि अरे रिदम ही तो इसके सामने क्या सोचना है, वो तो हमारा आधा लौंडा दोस्त बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि एक वो कंफर्ट मुझे लगता है लौंडे दोस्तों में ज्यादा मुझे मिला है फीमेल फ्रेंडशिप से। कुछ आपको ताने मिलते हैं कि नहीं यार तुम यार लड़के फ्रेंड ज्यादा बना रहे हो यार? बचपन से मिले यार। ओके। लड़की के अगर लड़के दोस्त ज्यादा है तो लड़कियों को तो हम मतलब सोसाइटी ही बोलती है ना कि लड़की हाथ से निकल गई है, देखो देखो कितने सारे लड़के आसपास रहते हैं इसके, जानते हैं ये वो। क्या वो लिंकअप्स कर देते हैं? कर ही देते हैं ना। हाँ, क्योंकि यार इसका इनके साथ कुछ सीन होगा। आज के जमाने में अगर हमें एक रोड पे एक लड़का लड़की बात करते हुए दिख जाए और लड़की जरा सा हंस दी तो हम क्या बोलेंगे, यार इनका कुछ चक्कर चल रहा है, इनका कुछ सीन है। क्यों सीन है भाई? क्यों एक लड़का लड़की दोस्तों के हंस खेल नहीं सकते? क्यों नहीं हंस खेल सकते यार? This is something. तो मेरे तो लड़के दोस्त हमेशा से ज्यादा रहे हैं। मेरे पेरेंट्स को भी ये चीज मालूम है, मेरा भाई मेरे सारे दोस्तों को जानता है। मेरा भाई तो जब भी मिलता है तो वो तो एकदम जाम करने लग जाता है उनके साथ कि अरे दीदी के दोस्त मतलब मेरे दोस्त है, ये वो। तो अब वो तो वही बात है ना, आप सोचते किस तरीके से हो कि अरे लड़की के इतने दोस्त हैं। अरे लड़की वो बोलते हैं ना, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आप फीमेल फ्रेंडशिप्स के अच्छे एग्जांपल दो मुझे, बहुत रेयरली दे पाओगे। यस। फीमेल फ्रेंडशिप्स अगर आपने अच्छी एक्सपीरियंस कर ली है तो आप बहुत गिने चुने लोगों में से हो, बहुत कम लोगों में से हो, हर कोई नहीं। बैक बिचिंग बहुत होती है यार फीमेल फ्रेंडशिप्स में। जो मेल फ्रेंडशिप बेटर है बहुत ज्यादा, मतलब मेल फ्रेंडशिप रॉक्स। नहीं ऐसा नहीं, अगर आपको फीमेल फ्रेंडशिप लाइफ में कभी मिल गई ना तो डोंट लेट गो ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि वो जो सिस्टरहुड वाली फीलिंग आती है ना, दैट इज वेरी डिफरेंट। क्योंकि वो दोस्त एंड दैट इज वेरी रेयर आल्सो, वेरी रेयर आल्सो। तो इसलिए डोंट लेट गो ऑफ दैट पर्सन। अगर आपको थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं आप डालो, वो इंसान भी एफर्ट्स डालेगा अगर वो आपको अपना अच्छा दोस्त मानता होगा तो फीमेल फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत रेयर है। वही बात है वो। कभी किसी ने आपको हैरेस किया है? मेंटली, फिजिकली, यस, हर तरीके से। और किसी ने नहीं, मुझे लगता है कि मैं बहुत बार लाइफ में ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ जहाँ पे आई वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल एंड आई वाज लाइक कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में। और पता है क्या, हम ना हमारे घरों में हमारी सोसाइटी में सुना है कि अगर एक लड़की ऐसा कुछ फेस करती है ना तो हम लड़की को शुश करवा देते हैं कि मत बोलो, इज्जत चली जाएगी, नाम खराब हो जाएगा, हमारे परिवार को आके लोग बोलने लग जाएंगे, हमारा तो नाम ही डूब जाएगा, हम तो बोलते थे ऐसा मत करो, हम तो बोलते थे वैसा मत करो। बट लड़की गलत कर ही नहीं रही है, उसके साथ हुआ है, आप विक्टिम को ही ब्लेम करने लग जाते हो। ये कौन सा जस्टिस है? मुझे तो वो समझ में नहीं आता कि लड़की के साथ बुरा हुआ है किसी सिचुएशन में और आप उसी को ही बोल रहे हो
तू ये क्यों कर रही, अरे जिसने गलत आगे करा है, वो जाकिर खान ने या किसने बोला था ना, अगर आप गला लेके जाओगे तो मुझे तो गला काट ही देगा ना, तो वही वाली बात हो गई है कि आप तो जो लड़की के साथ गलत हो रहा है आप लड़की को ही ब्लेम कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने फेस कर रखी है और इस तरीके से कर रखी है कि उन सिचुएशन में से या तो मेरे पास ऑप्शन रहता था कि मैं भाग जाऊं या तो मैं फाइट कर लूं। मतलब मैं मेरे घर के पास में थी, अभी रिसेंटली मेरी फैमिली ने, मम्मी ने जयपुर शिफ्ट करा, तो जयपुर में ना मैं क्रॉप टॉप भी नहीं पहनती हूँ। आई डोंट इवन वेयर शॉर्ट्स, जीन्स टॉप, और वो भी बैगी टी शर्ट्स। मैं अगर बाहर भी जा रही हूँ ना नॉर्मली, वेयर यू नो इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स नॉट अ शूट, एकदम नॉर्मल अपनी लाइफ का कोई भी चीज़ है जो मुझे करने जानी है, जैसे पार्लर जाना, आई वॉन्ट ड्रेस अप, आई विल गो इन बैगी क्लोथ्स। तो मैं वैसे कपड़ों में हूँ। एक कैब आती है मेरे पास में, और पता है वो साइकिल पे जो पौधे बेचते हैं, वो एक बहुत बूढ़े से अंकल थे, तो मैंने बोला कि चलो इनसे 2 पौधे खरीद लेती हूँ, मम्मी भी खुश हो जाएगी, इनकी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी। मैं पौधे लेने के लिए खड़ी हूँ स्कूटी पे, और इधर से एक कैब आती है। अब कैब है तो आप कैब में तो लोगों को ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना कि एक ओला उबर वाली कैब रैंडमली ऐसा कुछ भी हरकत कर रही है। कैब रुकी, मिरर डाउन हुए, 3 लौंडे बैठे थे, 3 लौंडों ने में से एक जने ने बोला, अरे वाह क्या लग रही है, चलेगी क्या हमारे साथ। अब उस मोमेंट में मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं इग्नोर कर दूँ, क्योंकि ये लड़कियां तो मुझे लगता है डेली बेसिस पे कितनी सारी जगहों पे फेस कर रही है, पर मैं ऐसी हूं नहीं। मैं हमेशा से रिबेलियस रही हूँ। भैंस क्या, तूने मुझे बोला कैसे ये, तू मतलब तेरी कितनी खराब सोच है कि तू ऐसा बोल दे रहा है, चलते फिरते किसी भी इंसान को कुछ भी बोल दे रहे हो तुम। तो मैंने बोला मैं तो लेट गो नहीं कर सकती। मैंने अंकल को बोला, अंकल पौधे रखो आप, मैं आऊँगी वापस। उन्होंने गाड़ी भगाना शुरू करा, मैं मेरे 2 व्हीलर पे हूँ ना, लेकिन मैं 2 से 3 किलोमीटर उनके पीछे गई और मैंने मोबाइल निकाल के गाड़ी की वीडियो बनाई, सिर्फ इसी रीज़न से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना इट्स वेरी इजी टू ब्लेम अ गर्ल कि तुमने अपने आप को सिचुएशन में डाला होगा, और लोग वहाँ पे प्रूफ मांगते। भाई मैं उस सिचुएशन में फेस कर रही हूँ और मैं प्रूफ खोजने बैठूँ कि अरे मेरे को रिकॉर्ड कर लेना था, बट उस टाइम तक मैं इतनी, शायद मुझे लगता है मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा इतना ज़्यादा हो गया था, मैंने बोला मोबाइल से निकाल के कैब का नंबर ले लेते हैं। लोकल ट्रेन में, मैं लोकल ट्रेन में इस वजह से ट्रैवल नहीं करती हूँ, मेरे साथ एक बार हुआ है जब मुझे किसी एक बहुत ही मुझसे एजेड इंसान ने, जो मेरे पापा के उम्र के होंगे, उन्होंने मुझे गलत तरीके से पकड़ लिया था। What? Exactly. And the worst part is कि अगर आप कन्फ्रंट कर दो ना ऐसे लोगों को पब्लिकली, दे विल लाइक हमने थोड़ी ना किया है, ऐसे ही बोल रहे हो, हमने थोड़ी ना किया है। अरे आपका ऐसे गलती से हाथ लग जाना और ये चीज़ होना, इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। और लड़कियों को पता लगता है, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मुझे वहाँ से बैठ के भी कोई देख रहा होगा ना, तो मुझे पता लगेगा कि वो इंसान मुझे देख रहा है। तो छूना तो या टच तो हमें और जल्दी समझ में आता है। ये तो चलो, ये तो बहुत ही ज़्यादा। तो जो आपने वो नंबर, मैं पहले वाले इंसिडेंट में आ रहा हूँ, तो आपने वो कैब का नंबर लिया, तो आपने फिर पुलिस स्टेशन गए? हाँ बताया, मैंने साइबर कंप्लेन भी फुल कर रखी है। मैं सोचती नहीं हूँ इन सब चीज़ों में ज़्यादा कि अरे यार छोड़ देते हैं ना, क्या करना, क्यों नहीं करना है। जब सारी लड़कियां इस चीज़ पे क्वेश्चन उठाने लगेगी ना कि क्यों हो रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा ये तब जाके धीरे चेंज आएगा। आप ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सोसाइटी, यार आप सुबह उठे हो सोसाइटी चेंज हो गई है। इट टेक्स टाइम। जो इतने सालों से होता है उसको चेंज होने में भी सालों लग जाएंगे। मेरे साथ ये तो चलो, ये तो बहुत खैर बहुत ज़्यादा ही पर्सनल शिट हो गया है कि मेरे खुद के एक फैमिली मेम्बर ने मुझे मॉलेस्ट कर रखा है। Are you serious? For like 3 to 4 years. क्या बात कर रहे हो? और तो मैं बहुत छोटी थी जब ये चीज़ हुई मेरे साथ में। मुझे तब पता नहीं था कि ये जो हो रहा है मेरे साथ गलत है, या ये जो हो रहा है मुझे किसी को बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो कर भी रहा था ना उस इंसान से भी मैंने एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था। तो आई वॉज लिटरली इन ट्रॉमा, आई वॉज लिटरली इन शॉक। पर और उस टाइम, ये तो मैं अभी शॉक महसूस कर पा रही हूँ कि शिट यार उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था। जिस मोमेंट में ये हो रहा था ना, आई वॉज वेरी ब्लैंक। मेरा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था, क्योंकि मुझे कभी किसी ने सिखाया थोड़ी ना। हमें उस जमाने में थोड़ा ना सिखाते थे, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तब घर में गुड टच बैड टच, स्कूल में गुड टच बैड टच नहीं। अब जाके ये चीज़ फेमिलियर बहुत ज़्यादा होने लगी कि स्कूल्स में भी पढ़ाया जा रहा है कि गुड टच ये होता है, बैड टच ये होता है। जब मैं छोटी थी तब हाँ एक्सट्रीम लेवल पे हमें शायद पता होगा कि यार ये तो बहुत गलत है,
बट कुछ चीज़ें नहीं पता थी या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, और धीरे धीरे एज के साथ मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ समझ में आने लगी। और तब भी मुझे बताया नहीं था मैंने किसी को कि ये मेरे साथ हो रहा है। और फिर फाइनली जब मैं 12th कंप्लीट कर चुकी थी, आई वाज लाइक कि चलो अब कॉलेज लाइफ एक अलग चैप्टर है लाइफ का, तो मुझे बताना चाहिए। तब जाके मैंने मेरी मम्मी से चीज़ शेयर करी थी, और बहुत बड़ा शौक था ये हमारे लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी मम्मी के लिए जानना। पापा को तो बताने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने पापा को बता दिया ना, वो इंसान जिंदा नहीं बचेगा। जिसने किया है वो इंसान जिंदा नहीं बचेगा, भले वो कोई भी हो फिर। तो पापा को बताने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था। मम्मी और भाई को मैंने बता दिया था। तो यार हर लड़की के पास कहानी है। तो वो आपके रिलेटिव थे? जी। और आज के टाइम में मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है उनसे, मेरा कोई कॉन्वर्जेशन नहीं है। वेरी गुड। इवन इफ इन माई फैमिली, मतलब मेरी फैमिली में ऑब्वियसली मैंने हर किसी को नहीं बता रखा है, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या चीज़ है ना कि आपको मैंने कन्फ्रंट कर दिया कि जो आपने करा है वो गलत है, सिंपल एज दैट। और मेरी मम्मी भी उस चीज़ पे एक्शन ले चुकी है, मेरे पापा भी उस चीज़ पे एक्शन ले चुके हैं, मेरा भाई भी उस चीज़ पे एक्शन ले चुका है। तो अगर कोई और थर्ड पर्सन ही जो जानता भी नहीं, वाकिफ भी नहीं, वो बात करते तो आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। बट मैं नहीं करती हूँ, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, ना मेरे को कोई फ़र्क भी पड़ता है कि, क्योंकि मुझे लगता है कि अब अगर मैं किसी और की भी कहानी सुनती हूँ ना, तो मुझे भी मेरा ट्रॉमा याद आने लग जाता है कि वो, और मुझे लगता है कि जब लड़कियों के साथ ये चीज़ हो रही होती है ना, और जब यह हो जाती है, वो उस चीज़ को याद करती है, तो उनको है ना अपने अंदर से एकदम अगली फीलिंग आती है, एकदम ऐसे ना अपनी खुद की बॉडी से ऐसे होता है कि यार जाके 2-3 बार नहाना पड़ेगा। इतनी यक फीलिंग आती है ना, वो चीज़ जो लड़की उस चीज़ से गुजर चुकी है ना, वो आपको ये चीज़ बता पाएगी कि उसको चीज़ फील होती है। इट इज़ रियली सैड बिकॉज मैं इसको टोटली अगेंस्ट हूँ ये सब चीज़ों के, और मैं चाहूँगा ऑडियंस में से भी कि जिनके साथ भी ये ऐसी हादसाएं हो रही है, तो प्लीज़ आप एड्रेस करो, अपने फैमिली मेम्बर्स को सबसे पहले बताओ, चुप नहीं रहो, क्योंकि ये इससे बड़ा हुआ ही मिलता है। एग्जैक्टली। और आप क्या पता आप किसी और के साथ ये होने से बचा लो, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने हिम्मत करके उस चीज़ पे बात कर रही है। करेक्ट। और ये तभी एड्रेस कर देना चाहिए फर्स्ट मोमेंट में, फर्स्ट टाइम। एग्जैक्टली। इसे ये चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मेरा लाइफ का ये लर्निंग लेसन था। इसके बाद मेरी लाइफ में अभी कल परसों मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ में चनिया चोली लेने गई थी। इट्स अ स्ट्रीट मार्केट बोरीवली में, गाइज बाय द वे यू कैन गो एंड शॉप। तो हम लोग चनिया चोली लेने गए हुए हैं। अब मैं खड़ी हूँ और मैं मेरे घर वालों से बात कर रही हूँ, मेरी दोनों फ्रेंड्स यहाँ पे खड़ी है मेरे बाजू में, वो लोग अपनी बात कर रहे हैं। और एक अंकल है ना, अंकल अगेन मेरे पापा की उम्र के, वो मुझे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 2 बार देखा। मेरा दिमाग इतना घूमा, मैंने अंकल को बोल ही दिया, क्या हो गया अंकल, क्या देख रहे हो आप, क्या दिक्कत है आपको, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, नज़र क्यों नहीं हट रही आपकी। एंड दिस इज़ वेरी अनोइंग भाई। मुझे यही इसी वजह से ना लड़कियों की लाइफ बहुत स्केरी है। आप अगर बोल भी दो ना, तो भी आपको डर रहता है कि यार ये इंसान मुड़ के कुछ कर नहीं दे, क्योंकि इवन एज अ गर्ल आप कितना फाइट कर लोगे फिजिकली, कितना फाइट कर लो। करेक्ट हो आप। एक लिमिट भी तो है ना, हम दोनों की बॉडीज में बायोलॉजिकली एक लिमिट भी है। मैं एज अ गर्ल, मैं एक लड़के को चलो फिर भी थोड़ा बहुत मार वार लूंगी, मैं 2-3 लड़के आ जाएंगे, मैं हेल्पलेस हूँ वहां पे। तो हम लड़कियों को वहां पे भी सोचना पड़ता है कि हम रिएक्ट कैसे करें, गलत हो हमारे साथ रहे, रिएक्शन भी हमें सोचना पड़ता है। और आप बोल रहे हो कि है ना आप ऑन द स्पॉट एड्रेस करो, मैं आपको बता रही हूँ आज के ज़माने में भी इतनी लड़कियां हैं जिनके साथ उनके घर में ही गलत हो रहा है, पर वो किसी को नहीं बता पा रही, क्योंकि उनको पता है या उनको इस चीज़ का है ना डर बना दिया है कि अगर वो किसी को बोल देंगी ना तो उनके साथ और ख़राब होएगा। आई होप ये पॉडकास्ट हेल्प करेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे पहले है ना एक फीमेल की हेल्प सिर्फ एक फीमेल कर सकती है, क्योंकि नो मैटर अगर एक मर्द उस फैमिली में है एंड ही सपोर्ट्स कि नहीं यार रेप बहुत गलत चीज़ है या ये सेक्सुअल हरासमेंट बहुत गलत चीज़ है, आई रिस्पेक्ट दोज पीपल जो ये इन सब चीज़ों के बारे में अपफ्रंट होके बात करते हैं। बहुत सारे मेल क्रिएटर्स हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वेरी बिग रिस्पेक्ट फॉर देम। बट लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक चेंज जो लेकर आ सकता है ना, तो वो तभी हो सकता है जब एक फीमेल को बिना जज करे ना सपोर्ट करे और उनकी हेल्प करे। अगर घर में एक मम्मी ही अपनी बेटी को चुप करवा देगी ना, तो वो बेटी लाइफ में कभी ना फाइट कर पाएगी, ना अपनी बेटी को फाइट करना सिखा पाएगी।
सबसे पहले तो एक वो फीमेल को ही चेंज लेकर आना पड़ेगा कि वाई शुड वी नॉट टॉक अबाउट दिस। क्यों? गलत तो मेरे साथ हुआ है, मैं क्यों नहीं बात करूँ इस पे? आप इज्जत की बात करते हो, किसी ने नहीं बोल रखा है कि यार मैं एक फीमेल हूँ तो पूरे खानदान की इज्जत का ठेका मैंने ले रखा है, वो तो आपने दे रखा है यार मुझे। तो वो एक चीज़ है, मुझे लगता है कि बात करो आप ट्रस्टवर्दी इंसान को बताओ, हेल्प मांगो और उस चीज़ को फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करो। आप कोशिश कर सकते हो, आपको कोशिश करनी चाहिए, बाकी तो फिर क्या है, लाइफ। हाँ, लाइफ तो है। और मैं ये ऑडियंस से भी कहूँगा कि जितने भी फीमेल्स देख रही हैं तो प्लीज़ ये फुल स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है, और ये ऐसी इंसिडेंट दोबारा ना हो उसका भी प्लीज़ टेक केयर करें, और पेरेंट्स प्लीज़ सपोर्ट करें और अपने बच्चों से बात करें अगर वो ऐसा कुछ इंसिडेंट या ऐसा कुछ चीज़ें फेस कर रहे हो। तो थोड़ा माहौल को लाइट करते हैं, थोड़ा हैवी हो गया बहुत हैवी हो गया। जैसे मैंने आपसे वो नोटिस किया, बात करे थे तो काफ़ी सारे टैटूज हैं। तो आपको कितने टैटूज हैं आपके शरीर में? यार आई थिंक मेरे ना 15 या 16 टैटूज है। 15 टैटूज है। 15 टैटूज। यस। दर्द नहीं होता आपको? यार होता है, लेकिन वो दर्द का एक अलग फन है। तो अभी जितना विजिबल है आप मेरे को बता सकते हैं प्लीज एक एक? यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है, क्योंकि है ना मेरे पास में कुछ टैटूज की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, लाइफ चेंजिंग स्टोरीज है। अच्छा। तो बेसिकली मैं कैमरा में देख के बताती हूँ, वो एकदम नूब की तरह जाके मैंने पहला टैटू करवाया था एक, जिसमें सॉरी अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, क्यू बना हुआ है क्वीन के लिए। उसके ऊपर क्राउन बना हुआ है और नीचे रेड एक हार्ट बना हुआ है जिसमें ब्लैक कलर की फिलिंग करी हुई है। तो ये मेरा पहला टैटू था जिसमें मैंने कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। मैं अपने आप को हीरोइन मानती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने ना भले डाटा वाटा हो, जो भी चीज हो, लेकिन रानी तो बना के रखा है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे वो एक चीज तो है। और मैं अपने आप को मानती भी हूँ, मतलब अगर मैं अपने इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ तो मैं अपने आप को एज अ क्वीन ही ट्रीट करना चाहती हूँ। तो मैंने वो इतना ज्यादा थॉट नहीं दिया, मैंने बोला मैं क्वीन हूँ, मैं करवा लेती हूँ, खत्म बात। ठीक है। उसके बाद में मेरा नेक्स्ट टैटू था ये, जिसके अंदर ना एक एरो है और उसके बीच में हार्ट बीट बनी हुई है। तो इस टैटू का मैंने इस मतलब के साथ में टैटू करवाया था कि इवन इफ योर हार्ट ब्रेक्स, एरो की वजह से, इवन इफ योर हार्ट ब्रेक्स, गो विद योर हार्ट बीट्स। कि लाइफ में कोई भी दर्द, इतना बड़ा दर्द नहीं हो सकता कि आप अपनी लाइफ खत्म कर दो। आपको जिंदगी मिली है, आप उसको जियो। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, सबकी लाइफ में बहुत शिटी फेज होगा, बहुत अच्छा फेज होगा। आप उस चीज को लेते कैसे हो वो भी डिपेंड करता है, लेकिन सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। शाहरुख खान सर भी हैं, उनकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। और अगर कोई जो स्ट्रीट पे सोते हैं उनकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। जो डे टू डे स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए भी है। करेक्ट है। गो विद योर हार्ट बीट्स। अगर आप जिंदा हो तो आप रोज उठो, रोज काम करो, रोज अपने ऊपर विश्वास रखो कि आप कर सकते हो, तो आप कर ही लोगे। फिर एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टैटू है, वो ये है जिसमें एक वेव बनी हुई है। ठीक है, और इसमें जो डेट लिखी है ना वो उल्टी लिखी हुई है, क्योंकि उस दिन उल्टे कांड करे थे हमने। मैं और मेरी एक दोस्त है, हम लोग गए हुए थे ऋषिकेश। माय फर्स्ट एवर गर्ल्स ट्रिप, जिसमें हम सिर्फ 2 लड़कियां गई हुई है ना। अच्छा, सिर्फ 2 लड़कियां? हाँ, ठीक है। तो हमने डिसाइड करा कि बहुत काम वाम हो गया है, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इवेंट्स भी करती हूँ, तो वेडिंग का सीजन जस्ट खत्म हुआ था। तो वेडिंग का सीजन खत्म हुआ, हमने बोला कि एक ट्रिप प्लान करते हैं, सिर्फ हम 2 लड़कियां चलते हैं। तो हमने बोला चलो ऋषिकेश चलते हैं। अब ऋषिकेश में फेमस है रिवर राफ्टिंग। ठीक है, तो हम लोग वापस अपने होटल की तरफ आ रहे थे। 3-4 दिन के लिए गए हुए थे, तो सेकंड डे था हमारा। सेकंड डे शाम के टाइम हम हमारे होटल की तरफ आ रहे थे, और हमने आते आते देखा एक एडवेंचरस वाला पोस्टर जिस पर रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ये सारी चीज़ें दिखी हुई है। मैंने मेरी दोस्त की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, हमने बोला आज कर ले गया कुछ तूफानी। तो आंखों में ही बात हो गई। आंखों में बात हो गई, और हम लोग डायरेक्टली चले गए उस शॉप में। हमने भैया को बोला भैया क्या क्या चीज़ है। अच्छा, अब हम लोग कॉलेज स्टूडेंट भी हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक बजट है। ऐसा तो नहीं है कि अरे इतने लाखों में पैसे रखे हुए जो करना है करो। हमने बजट बना के आए थे, तो बजट के हिसाब से हमें पैसा खर्च करना था। तो मैंने बोला कि ये 2-3 चीज़ें जो फिट हो रही हैं, तो मुझे मेरी दोस्त ने बोला कि ये चीज़ कर लेते हैं। तो वो थी रिवर राफ्टिंग। अब उसमें भी हम स्मार्ट बन लिए हैं। रिवर राफ्टिंग हमने लिए सबसे लॉन्गेस्ट वाली, ऐसा भी नहीं कि छोटे से शुरू करते कि जो सबसे कम डिस्टेंस वाली होती है। अच्छा, दैट इज फर्स्ट टाइम रिवर राफ्टिंग में कर रही थी। कुछ 13 या 16 किलोमीटर्स का होता है लॉन्गेस्ट ऋषिकेश में, वो वाला हमने लिया था। हमने घर पे नहीं बताया है कि हम रिवर राफ्टिंग करने जा रहे हैं।
ठीक है। अगले दिन, और पता नहीं क्यों हमने टाइम लिया सुबह 5 से 6 बजे का रिवर राफ्टिंग के लिए। और हम लोग सोए नहीं है पूरी रात इस एंग्जाइटी में कि हम लोग अगले दिन सुबह रिवर राफ्टिंग करने जा रहे हैं। भैया आए, भैया ने हमें पिक करा, हम लोग पिकअप पॉइंट तक पहुंचे, हम लोग गाड़ी वाड़ी में बैठे। अब सबसे बड़ा शौक हमें पहला जो लगता है, अब बहुत सारे शौक लगने वाले हैं ना इसमें, पहला शौक क्या लगता है कि हमारा जो ग्रुप है, जो हम 2 लड़कियों के अलावा आने वाला है, वो सारे बूढ़े लोग हैं। वो उस एज वाले लोग हैं जिनके 1-1 2-2 बच्चे हैं। तो एज गैप बहुत ज्यादा है, जनरेशनल गैप है। हम लोग इतना फ्रैंक होकर बात भी नहीं कर सकते, और भाई रिवर राफ्टिंग हम नहीं कर सकते वैसे बात। अब हम 2 दोस्त तो वैसे ही उसी माहौल में है ना यार कि हमें तो वैसे ही बात करनी है, तो हमारी बातचीत भी नहीं हो रही है। पर एक राफ्ट में आई थिंक 4 इधर 4 इधर या 3 इधर 3 इधर, कुछ 6 या 8 लोग बैठते हैं, तो कॉन्वर्जेशन तो होगा। अब गाइड ने हमें बता दिया है सारी चीजें कि ऐसे ऐसे होता है, मैं ऐसे बोलूंगा तो ऐसे करना है, ऐसे बोलूंगा तो ऐसे करना है। अब हमने सारा सीख लिया है। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं हमारे घर पे वीडियो कॉल। सुबह 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे, 7 बजे का हमारा शुरू होने वाला था, उससे पहले हमने वीडियो कॉल करा। घर पे बता रहे हैं, मैडम ने अपने पापा मम्मी को कॉल किया है, मैंने अपने पापा मम्मी को कॉल किया, हम दोनों के पापा मम्मी हमें डांट रहे। क्यों? मुझे पानी का फोबिया है और मेरी दोस्त को तैरना तक नहीं आता है। तो हम लोगों ने जो चीजें चूज करी है ना, वो एकदम डिफरेंट है। हम लोग खुद खतरों के खिलाड़ी बन के खुद मौत के कुएं में गए कि आज देख लेंगे जो होता है। सच्ची में तूफानी था। जिए तो जिए, मरे तो मरे, जो भी होगा देख लेंगे। अब हमने जब रिवर राफ्टिंग करना शुरू किया ना, तब तो हमें लग रहा था कि वाओ मजा आएगा। अच्छा, जो उसमें है ना, जो राउंड आते हैं जहाँ पे पानी का करंट ना हर तरफ से रहता है, जहाँ पे पानी बोलते हैं ना कि राफ्ट मुड़ सकती है, यहाँ पे वो वहां पे मुड़ती है जहाँ पे करंट जो पानी का रहता है, फ्लो जो रहता है वो हर तरफ से आता है, तो उसको रैपिड राउंड्स बोलते हैं लोग। इनके टर्म्स में जो गाइड हमें बताते हैं वो रैपिड राउंड्स होते हैं। तो रैपिड वो राउंड्स को भी अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो जो सबसे कठिन जो था ना, वो था गोल्फ कोर्स, नाम दे रखा था उसको। ठीक है। तो पहले तो उसमें एक बार राफ्ट पलटी, जब राफ्ट सीधी हुई ना, ऐसे मतलब झटका लगा पानी का, तो राफ्ट हल्की सी टेढ़ी हुई तो बहुत लोग गिर गए। अब राफ्ट में सिर्फ मैं हूँ, एक अंकल है, और जो गाइड वाले भैया थे बस वही है। योर फ्रेंड? सब पानी में। अच्छा, ये जो जितने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये चीज हो रही है ना, दैट इज वेरी क्विक। आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। राफ्ट पलटी, सब लोग गायब, राफ्ट ऊपर आई, फिर वापस एक और झटका लगा, मैं भी पानी में हूँ। अच्छा, मैं पानी के नीचे इतना, मुझे लगता है मैं इतना डेप्थ में चली गई थी कि जब तक मैं ऊपर आई तब तक मेरे आसपास में जितने भी लोग थे वो ऑलरेडी आगे बह के जा चुके हैं। मैं जब तक पानी के ऊपर आई हूँ, मुझे कोई नहीं दिख रहा है मेरे आसपास में। मेरी ना राफ्ट दिख रही है, ना कोई डूबता हुआ इंसान दिख रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा था बहुत डर। मैं इतनी डर चुकी हूँ कि मैंने ये बोल दिया था महादेव जी को कि बह भी रही हो तो गंगा में ही बह रही हो, अलग से किसी को आके एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे मेरे लिए। मैं उस वहां तक मेरा थॉट पहुंच चुका था, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में थी, मुझे लग रहा था कि बस अब हो गया है, अब भाई हो गया। पहला थॉट ये था। सेकंड थॉट आ रहा है, नहीं यार, गाइड ने बोला था ना कि अगर आपको तैरते रहना है तो आपकी जैकेट को, जो आपको लाइफ जैकेट पहना था, उसको ऐसे पकड़ के मुंह पर रखना है। तो मैंने वो भी करा। प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपकी लड़की में, ठीक है, वो है, थोड़ा बहुत चल जाता है। तो मैंने वो चीज करी। अच्छा, अब उसके बाद में ना, मैंने सबको याद कर लिया मेरे घर में, मेरे पापा मम्मी को याद कर लिया, मेरे भाई को कर लिया है, नाना नानी दादा दादी सबको याद कर लिया है। और मुझे लगता है मैं कर भी नहीं रही थी, वो याद आ जा रहा था। मुझे लग रहा है जिस सिचुएशन में थी, वो सिचुएशन में मुझे सारी चीज़ें याद आ जा रही थी। मेरी लाइफ पूरी है ना, मुझे एकदम से ऐसे जाते हुए दिखी मेरी आंखों के सामने, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि बस कोई दिख भी नहीं रहा है, कौन बचाएगा मुझे, डूब जाऊंगी। पानी का यूं ही डर रहता है। पानी में आते, मुझे स्विमिंग आती है, लेकिन मुझे फिर भी पानी का इतना डर है कि अगर मैं पूल में उस जगह भी चली जाऊं जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, मेरी हाइट से मैच नहीं कर रहा है, आई विल स्टार्ट पैनिकिंग। अगर मैं पूल में भी हो तो वो तो रिवर है भाई, आपको और डर लग रहा है, कोई बचाने के लिए थोड़ी ना खड़ा है आपको वहाँ पे। उतनी देर में एक चीज़ होती है कि पीछे से एक राफ्ट आती हुई दिख रही है जिसके अंदर 2 भैया है। मैंने बोला भैया, मैं जोर से चिल्ला रही हूँ ना अपना, तो भैया लोगों ने मुझे देखा, मैंने भैया लोगों को देखा। अच्छा, अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि उन्होंने रस्सी फेंकी मेरी तरफ, बट रस्सी जब फेंकी तो रस्सी भारी होती है, वो वाली पतली सी रस्सी नहीं होती, क्योंकि वो उससे पकड़े आपको खींचने वाले, तो इट्स वेरी मजबूत रस्सी होती है वो। तो रस्सी फेंकी, अब रस्सी ना मुझसे बहुत डिस्टेंस पे, जितने आप डिस्टेंस पे बैठे ना, लगभग उतने ही डिस्टेंस पे गिरी, पर पानी का करंट हर तरफ से आ रहा है, तो मैं तैर नहीं पाऊंगी उस पानी में।
मुझे हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं, मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे पहुंच रही हूँ। फिर मैंने रस्सी को पकड़ा, रस्सी से अपने आप को खींचा, भैया लोग मुझे खींच रहे, राफ्ट में दोनों ने मेरी जैकेट को पकड़ के उठाकर डाला कि अरे ये लड़की को हमने बचा लिया। इस तरीके से एकदम अपना वो हीरो मोमेंट जी रहे। अच्छा, जब मैं राफ्ट में बैठी मेरे हाथ कांप रहे ना, क्योंकि मैं अभी भी प्रोसेस नहीं कर पाई, क्योंकि इतना सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था ना, वो प्रोसेस कर नहीं पा रही थी मैं उस टाइम पे। मेरे हाथ कांप रहे, मेरे पूरे नकल्स छील गए थे, मेरे थाइस पे पूरे ब्लड क्लॉट्स हो गए थे, इतना ज्यादा पानी का इम्पैक्ट था। अच्छा, जब तक मैं बची, मैं राफ्ट में आई, तब मेरे दिमाग में आ रहा है मेरी दोस्त कहाँ है कहाँ है वो, मुझे दिख ही नहीं रही है इतनी देर से, मैंने उसको देखा नहीं है। अच्छा, अब जैसे मुझे ये आया ना कि अब हम आए भी 2 जने हैं, पेरेंट्स को भी रहेगा ना कि यार दोनों साथ में गए तो एक दूसरे का ध्यान भी रखेंगे, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके अंदर। तो मैंने बोला यार मैं उसके माँ बाप को क्या बोलूंगी अगर उसको कुछ हो गया तो, क्योंकि मैं भी खुद मेरे लिए भी ये सोच रही थी कि मेरे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, मतलब ऑब्वियसली मैं तो क्या ही कर सकती हूँ फिर, बट अगेन लाइफ हिट्स इन सब सिचुएशंस में। तो मैंने बोला कहाँ गई, मैंने बोला भैया को, भैया चलाओ। तो मैंने वापस अपना लिया, मैं राफ्टिंग करने लगी हूँ, हम लोग चला रहे। अब उसके बाद मेरा डर निकल गया था। मैंने बोला अगर मैं इतना देख चुकी हूँ अब मेरे को डर नहीं लग रहा है, अब मैं कर लूंगी, अब मेरी दोस्त को ढूंढना, अब हो गया, अब मेरे को मेरी दोस्त को ढूंढना है। हाँ। हम लोग चला के गए, फिर आगे जाके एक जगह पे पहुंचे जहाँ पे थोड़े से पत्थर वाला लैंड टाइम वाला भी एरिया था। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जो जिसमें से मुझे कुछ फैमिलियर फेसेस दिखे जो मेरी राफ्ट वाले थे। तो मैंने बोला अरे ये लोग दिख रहे, तो वो भी मेरी दोस्त भी वहीं पे होगी। मैं उतरी और मेरे को नहीं दिख रही है, मैं चिल्ला रही उसका नाम, और फिर पीछे मुझे कोई एक पत्थर पे बैठे हुए वो दिखी, वो भी रो रही है, सोचिए कि रिदम कहाँ है, क्योंकि उसको भी तो मैं नहीं दिख रही हूँ, तो कब की बह के आगे जा चुकी है। तो फाइनली हम दोनों मिले, हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, मोमेंट हो गया एकदम हमारा, एकदम ठंडी हवा चल रही है स्लोमो में कि 2 दोस्त जिंदा बच गई हैं कांड करके। ना तैरना आता है, एक को पानी का फोबिया है, पापा मम्मी बहुत डांटेंगे। फिर फाइनली हम लोग जब पहुंचे ना, उसके बाद में हम जब वापस उस नदी को अपने होटल से देख रहे थे, चाय वाय पी रहे थे हम लोग, वो देखते देखते हम दोनों के दिमाग में पता, और जैसे हमारा राफ्ट करने का दिमाग में एक साथ थॉट आया ना कि बात भी नहीं करनी पड़ी ना, कर लेते हैं, वैसे ही थॉट हमारा टैटू को लेकर आया कि हम ये टैटू करवाएंगे। ये पानी दिखाता है कि हमने पानी से रिलेटेड, उनके हाथ में भी है। हाँ, हमने सेम टैटू करवाया साथ में जाके। तो और डेट उल्टी लिखी हुई 27 मार्च 2022। तो हमने डेट भी उल्टी लिखवाई क्योंकि हमने उल्टे काम करे, जो चीज के लिए हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं थे हमने वो जाके कर लिया था। मतलब एवरी मीनिंग है आपकी टैटू। हाँ, सब टैटूज मैंने, पहला वाला मैंने ज्यादा थॉट नहीं दिया था, आई एक्सेप्ट दैट, बट उसके बाद जितने भी मैंने करवाए मैंने सब में कुछ ना कुछ सोचा ही है। अभी आते हैं रैपिड फायर राउंड पे। यस, ठीक है। दिस रैपिड फायर राउंड इज ब्रॉट टू यू बाय एलबी मिठास, डिलाइट इन एवरी बाइट। यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती हैं मिठाइयों की, तो मैं चाहूँगा कि आप सब जाके चेक कर सकते हैं। शिवाजी चौक पर उल्लासनगर में वो अवेलेबल हैं। आप डिस्क्रिप्शन में और कैप्शन में लिंक्स भी देख सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करके उनके बारे में और जान भी सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यू रेडी? यस। ओके। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? नाइट आउल। ओके। कॉफ़ी या चाय? चाय। एक गाना जो अभी दिमाग में अटका है। यार एक गाना मैं रिसेंटली बहुत सुन रही हूँ, वो है दिल बहरा बाय रघु खोसला या खोसला रघु ऐसे नाम है। Okay. 2 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये गाना बनाया ना, लव दैट सॉन्ग, आई रियली लव दैट। वाह। ड्रीम कोलैबोरेशन? अगर मुझे इस जिंदगी में, इस जन्म में स्क्रीन टाइम के पर्सपेक्टिव से 1 सेकंड भी मिल गया ना शाहरुख सर के साथ में, मैं खुश हूँ, मैं सैटिस्फाइड हूँ। मतलब ये जन्म सफल? यस, डेफिनेटली। इंस्टा पे गिल्टी प्लेजर कंटेंट? जो स्ट्रीट अपने इंटरव्यूज नहीं होते, रैंडमली एक लड़का नॉर्मल जनता से आते जाते सवाल पूछ रहा है और उसमें कोई आंटी आके दंगे फसाद कर दे कि अरे ऐसा है वैसा है, पीछे से अंकल कुछ और कमेंट, आई लव दैट। आई लव दैट। एक रील जो आपको लगता यार ये मैंने बनानी चाहिए थी? यार अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं है मुझे, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ओके। बीच वेकेशन या माउंटेन रिट्रीट? मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मेरे दिल में ना थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा है माउंटेन्स को लेके, पीस अलग मिलती है मुझे। आपकी लाइफ का मंत्रा? यार मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने ना कोट पढ़ा था, मेरे पास 2 किताब थी जिसके अंदर कोट्स लिखे हुए थे लाइफ से रिलेटेड। तो एक कोट है जो मुझे लगता है मेरे साथ आज तक भी है, कितने साल हो गए हैं, लेकिन वो कोट है, लाइफ इज़ लाइक अ कॉइन,
यू कैन स्पेंड इट एनी वे यू विश बट यू कैन ओनली स्पेंड इट वंस. तो मुझे लगता है कि मैं लाइफ में कोई रिग्रेट गिल्ट नहीं चाहती हूँ. आपको अच्छा लग रहा है आप करो. एक ही जिंदगी मिली है, खुशी से जियो और खुशी से लोगों को जीने दो भाई. सिंपल. कैमरा पे सबसे बड़ा उप्स मोमेंट? मुझे नहीं लगता कि मेरा अभी तक का कोई उप्स मोमेंट रहा है. मुझे लगता है मैं बहुत प्रिपेयर्ड रहती हूँ और कैमरा के सामने तो आई एम वेरी प्रिपेयर्ड. लाइफ में बहुत उप्स मोमेंट हो रखे हैं, बहुत ज्यादा. देखा ना रिवर राफ्टिंग अभी आपको बताया. ओके. वेरी बिग उप्स मोमेंट. ओके. अगर क्रिएटर नहीं होते तो क्या करते? मेरा खुद का एक एनजीओ होता और वो मेरा प्लान अभी भी है. एक थोड़े से टाइम में आई विल डेफिनेटली हैव माय ओन एनजीओ जिसके थ्रू मैं गरीब बच्चों की मदद बहुत करना चाहती हूँ और उन फीमेल्स की जो लाइफ में सेक्सुअल हरासमेंट और इन सब चीज़ों से जूझने के बाद पता है जिनको फैमिली छोड़ देती है, दे डोंट हैव एनीवेयर टू गो. तो आई वांट टू डू समथिंग फॉर देम. और वो अगर ये नहीं कर रही होती तो वो जल्दी होता, लेकिन अब मैं ये भी कर रही हूँ तो डेफिनेटली आई एम प्लानिंग फॉर दैट कि मैं वो भी चीज़ें जल्दी करूँ. गुड थॉट. और मे पीपल विल सपोर्ट यू इन दिस. आई वुड लव टू. महादेव विल हेल्प यू. पक्का. यस. अरे महादेव की कृपा है. सबसे ज्यादा यूज किया हुआ इमोजी? वो सैड वाला जो ऐसा था ना. अच्छा. ओके. आई थिंक मैंने वो सबसे ज्यादा यूज करा. मैं खुश भी होंगी तो भी पता नहीं मैं वो यूज कर लेती हूँ. ओके. इंस्टाग्राम के अलावा एक ऐप जिसके बिना नहीं रह सकते? आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म वाले एप्स. OTT. नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, ये सारे. ओके. यस. सीक्रेट टैलेंट क्या है आपका? थोड़ा बहुत मैं भी लिख लेती हूँ. ओके. ओके. अगर आप चाहोगे तो मैं आपको कुछ पढ़ के सुना दूंगी. ओके ठीक है. ये रैपिड फायर के बाद वो आप मेरे को बताइएगा. सबसे इंस्पायरिंग क्रिएटर? इंस्पायरिंग मैं सिर्फ क्रिएटर के सेंस में नहीं बोलूँगी, लेकिन एक मोहतरमा है एंड आई लव हर. गुलाटी. व्हाट्स अ फुल नेम? अब सॉरी मुझे पूरा नाम एकदम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनका सरनेम गुलाटी है, जिन्होंने अभी अपना निश हेयर करके जिनका ब्रांड है और उन्होंने अभी गोवा में एक हॉस्टल भी खोल लिया एंड शी इज एन एक्टर. या मालिकिन बट आई एम नॉट, मुझे नाम याद नहीं आ रहा. आई एम रियली सॉरी, मुझे नाम क्लिक नहीं हो रहा है. लेकिन पारुल गुलाटी इज द नेम. थैंक यू गाइस. थैंक यू. तो पारुल गुलाटी, शी इज माय फेवरेट. शी इज अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन क्योंकि वो भी मल्टीटास्कर है. उनका खुद का ब्रांड है, उन्होंने खुद का हॉस्टल खोल लिया है गोवा में यार. एंड आई एम मतलब मैं वेट कर रही हूँ कि अब मैं नेक्स्ट गोवा जाऊंगी तो मैं डेफिनेटली वहीं रुकने वाली हूँ. ओके. एंड आई लव हर एक्टिंग एज वेल. ओके. लास्ट टेक्स्ट किसने भेजा आपको? लास्ट टेक्स्ट मुझे किसने भेजा है देखना पड़ेगा यार. मोबाइल मुझे नहीं बोल, मेरे तो नेट कब से ऑफ कर रखा है, 6-7 घंटे हो गए. कुछ ऐसे याद हो आपको? आई थिंक लास्ट टेक्स्ट मैंने जो आपको भेजा था वो ये था कि ये सवाल मुझसे मत पूछना ऑन कैमरा. अच्छा, आई वाज द पर्सन. ओके. एक खाना जो रोज खाना हो तो भी बोर ना हो? मम्मी के हाथ के दाल चावल. वो सबका फेवरेट है यार, मम्मी की दाल चावल. मैं अभी भी घर जाती हूँ, No one can beat that. मैं अभी भी घर जाती हूँ ना तो आई थिंक मेरी मम्मी को पहली चीज ही यही चीज होती है. मम्मी सामने से बोलती थी तो दाल चावल ही खाएगी. ओके. ड्रीम ब्रांड कोलैब? यार मैं तो अभी भी अपना ड्रीम जी रही हूँ. मैंने जो अभी भी सारी चीजें मैं कर रही हूँ, जितने भी ब्रांड्स के साथ मैं कर रही हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था. तो मुझे लगता है मैं जिस भी ब्रांड के साथ काम करूंगी, जो भी ऑब्वियसली इनसे और बड़ा होता जाएगा, कृपा रहेगी ऊपर वाले की. तो वो सारा ड्रीम कोलैबोरेशन ही है यार. अपनी एकदम ड्रीम लाइफ जी रहे अभी. लक या हार्डवर्क? दोनों काउंट करता है. आप हार्डवर्क मुझे लगता है आज के टाइम में बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लक हेल्प करता है लोगों को. ओके. रिसेंट ब्रिंज वॉच सीरीज जो आपने सीरीज वॉच की? द समर आई टर्न्ड प्रिटी. ओके. एंड वेडनेसडे. ओके. सबसे बड़ा डर? पानी, फोबिया. दैट्स उसके अलावा कोई और डर नहीं है. और उसी में पूरा एडवेंचरस किया है. हाँ, मतलब मुझे ये डर इस वजह से भी क्योंकि मुझे एक सपना ना रिपीटेटिवली 2 से 3 महीने आया है एंड दैट इज वेरी स्केरी. अब सोचो आपको एक सपना हर दूसरे तीसरे दिन आ रहा है, तो आपको उस चीज़ का डर बैठ जाएगा. अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं करा होगा ना, तो मुझे उस वजह से डर बैठ गया और वो डर आज तक भी निकल नहीं पाया है मेरा. बट फिर भी मैंने रिवर राफ्टिंग तो कर ली, तो मुझे लग रहा है कि एडवेंचरस चीज़ें तो मैं कर ही लूंगी, फिर भी डर तो लगेगा ही. वो डर तो रहने वाला है. ओके. लास्ट है. हाँ.
रिदम सोनी इन 3 words. मल्टीटास्कर, एम्बिशियस एंड ब्रेव। या तो बहुत ही अच्छा रैपिड फायर राउंड आपने खेला मेरे साथ। थैंक यू। तो आपको मिलता है एलबी मिठास के थ्रू एक स्वीट सा हैम्पर। एलबी मिठास डिलाइट फॉर एवरी बाइट। यहाँ पे बहुत ही वैरायटी ऑफ स्वीट्स मिलते हैं शॉप में। आप जा सकते हैं, स्टोर में विजिट कर सकते हैं। शिवाजी चौक में, उल्लासनगर में है इनका स्टोर, और मैं इनकी डिटेल्स भी कैप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज वहां पे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दिस हैम्पर, दिस स्वीट वाला हैम्पर इज फॉर यू। थैंक यू सो मच भाई। तो अगर आपको ये स्वीट्स अच्छे लगे तो यस, आप यू लाइक स्वीट्स, आई लव स्वीट्स, तो आपको एलबी मिठास से स्वीट्स बाय करने होंगे। आप भी जाके खरीदो। यस प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस, जैसे आपने कहा अभी रैपिड फायर राउंड में कि आप थोड़ा बहुत लिखते भी हैं, तो हाँ. कुछ एक नब्ज सुना दीजिए। यार मैं शायरी वायरी नहीं लिखती हूँ। Okay. मतलब वो मुझे नहीं लगता कि मैं लिख कुछ पाऊंगी। थॉट लिखते हैं आप? हाँ, तो मैं आपको एक बार मोबाइल से देख के बता Please, सकती please, हूँ, please, क्योंकि please, थोड़ा सा please. लंबा, Go मैंने ahead, go काफी ahead, पहले go भी ahead. लिख रखा है वो चीज। गो अहेड। तो कुछ ऐसा है, कभी उस दोस्त को कॉल लगा लो जो स्कूल में तुम्हारे साथ था। कभी सिक्योरिटी वाले अंकल से भी पूछ लो खाना खाया। कभी माँ के साथ बैठ के किचन में थोड़ी चुगलियाँ कर लो। कभी पापा के साथ बैठ के उनकी बचपन की कहानियाँ सुन लो। कभी अपने प्यार को दोबारा से आई लव यू कह दो। कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछ लो कि तू पक्का ठीक है ना। कभी अपनी टीचर को कह दो थैंक यू। कभी उस अनजान बच्चे को देख के मुस्कुरा दो। कभी अपने भाई बहन से कह दो कि तू ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। कभी रेस्टोरेंट में शेफ़ की तारीफ़ कर दो, तो कभी डिलीवरी वाले भैया से भी पानी पूछ लो। छोटी सी छोटी खुशियाँ बड़ा सा बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। तो थोड़ी थोड़ी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ, इन सब के साथ थोड़ी ज़्यादा बांट लो। तो ये मैंने एक लिखा था। क्या बात है, क्या बात है। Yes. मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस वर्ड पे मैं कुछ वीडियो बनाऊं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं ज़रूर आप बना I can सकते use हो। this audio? या डेफिनेटली आई विल मेक इट। मेरे को अभी ऐसे ही सुनते सुनते एक थॉट आ रहा था कि एक अच्छा रील बन सकता है इसमें। अरे ज़रूर। जी जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली एंड आ चुका है। हाँ जी। तो एक क्रेजी फैन मोमेंट आप बताओ। यार 2 बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। Okay. कि एक बार तो मुंबई में ही हुआ है। मुंबई में मैं लोकल से इतना ट्रैवल करती नहीं हूँ, तो मैं आज तक मैंने 3 या 4 बार कभी कर रखा होगा। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, था मुझे कि मैं भी एक्सपीरियंस करूँ कैसा होता है लोकल में ट्रैवल करना। और आई थिंक मैं स्टेशन पे जा रही थी या आ रही थी, और 3-4 लोगों का ग्रुप था जिसमें 1-2 लड़कियाँ थी और 2-3 लड़के थे, इस तरीके से। और मैं उनके बाजू में से गुजरी हूँ एंड आई वाज लाइक कि हेलो, इस तरीके से बोला। तो ऑब्वियसली मैंने सुना नहीं, पहले ध्यान नहीं दिया। तो वो लड़की आई, तो उसने मुझे ऐसे शोल्डर पे ऐसे करा, बोले आप वही हो ना जो वो फैशन वाली वीडियोस बनाते हैं, रिदम ही नाम है ना आपका। तो पहले तो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई थी, अरे मेरे को कोई चेहरे से पहचान जा रहा है क्या, वो भी मुंबई जैसे शहर में। मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात हो गई थी। तो मैंने बोला हाँ मैं रिदम हूँ, ऐसे करके। तो फिर उन्होंने बोला कि अरे अब मैं आपको फॉलो करती हूँ, मुझे आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, और मैंने कुछ आउटफिट्स भी खरीद रखे हैं आपके देख के। मैंने बोला वाह यार। और दूसरा एक बार हुआ था, दूसरा भी खैर मुंबई में ही हुआ था। और मैं आई थिंक कोई मॉल में थी और मैं मॉल से जा रही थी, तो 2 जने ना इंटरव्यूज़ ले रहे थे। बट ऑब्वियसली अभी इतना रैंडम क्राउड है, तो बहुत लोग होंगे ना इंटरव्यू, वॉकिंग इंटरव्यूज़ देने के लिए। तो आउट ऑफ नोवे मैं बैठी हुई थी, मैं आई थिंक कैब का वेट कर रही थी मेरे, वो तो आए मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें भी है ना आपसे एक सवाल पूछना है, तो आप प्लीज़ हमारे इस चीज़ का हिस्सा बनोगे क्या। मैंने बोला क्यों नहीं, कर लेते। तो मैं जब गई तो उनके साथ में जो दूसरे थे जो क्वेश्चंस ले रहे थे, उन्होंने मुझे पहचाना एंड ही वाज लाइक कि आप रिदम हो ना, मैं आपको फॉलो करता हूँ। तो फिर वो मेरी थोड़ी सी तारीफ करने लग गए कि आप क्यूट हो ऐसे करके। तो मैं थैंक्स। तो बस ये ऐसे कुछ मोमेंट्स रहे हैं, ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन जितने भी रहे वो बहुत ज़्यादा। बट वो ऑब्वियसली फैन मोमेंट एक मेमोरी की तरह रह जाती है। अभी मुझे याद है, तो मुझे लगता है कि ये सारे मोमेंट्स आपको लाइफ टाइम याद रहते ही हैं, क्योंकि आप स्ट्रेंजर आपको अगर स्पेशल फील करवा दे रहा है तो आप खुश तो हो ही जाते हो फिर। अभी जैसे कि हमारी प्रथा है, हाँ, हमारे शो की, हाँ,
मैं अपने गेस्ट से पूछता हूँ अभी मेरे बारे में। तो हाँ। आपको बताना है कि मेरे साथ कैसे आपको एक्सपीरियंस हुआ या मैं कैसे लगा हूँ आपको। यार मुझे तो देखो मेरा पहला पॉडकास्ट है, मुझे तो बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी एक नए इंसान से पहली बार बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अरे ये तो दोस्त ही हैं, इनसे तो बातें करो, गप्पे लड़ाओ, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो वो शायद आपका ये भी चीज़ है कि आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं कि आप बैठ के सुनते हो। आपने मुझे कहीं पे भी इंटरप्ट नहीं करा कि अरे रिदम बस ठीक है, आप सुन रहे हो कि अच्छा रिदम को ये बात करनी है, रिदम को ये बोलना है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे आपके बारे में, और मैं बहुत कंफर्टेबल थी थ्रू आउट द पॉडकास्ट। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। Thank you so much. बिंदास बात करो। या थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो, और इनको फॉलो भी करो। Yes. साथ ही मुझे भी फॉलो कर लो। सारी डिटेल्स दोनों को करो। सारी डिटेल्स हमने डाल दिया है हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और कौन सा मोमेंट है जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट भी करो कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, ताकि हम उसका एक क्लिप बना के आप सबको सोशल नेटवर्क में दिखाएंगे। यस। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय। बाय बाय।